नमस्कार जबलपुर। संस्कार धानी टॉक्स के पहले एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे गेस्ट हैं श्री वैभव पाटिल। वैभव पाटिल को हम क्या कहें, सीईओ कहें, कंट्री हेड कहें या चेयरमैन कहें, फाउंडर कहें या टीचर कहें, तो वैभव पाटिल को हम क्या कहें, बिकॉज़ मैं तो उनको हमेशा से गुरु मानता रहा हूँ, तो मेरे लिए तो वो गुरु ही रहेंगे। पर वैभव पाटिल एक्चुअल में क्या हैं, ये जानने के लिए आज हम वैभव पाटिल से सीधे बात करते हैं। नमस्कार वैभव। नमस्ते अंशु। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पहले संस्कार धानी टॉक्स में। वैभव, हमने सुना है कि आपका कनेक्शन जबलपुर से रहा है, सो थोड़ा सा आप बताएंगे क्या कनेक्शन है आपका, जबलपुर से आप कैसे अवेयर हैं? जी जी जी, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, जबलपुर वासियों को। और यार, जबलपुर में मेरी मौसी रहती थी। ओके। ठीक है, तो मौसी, मौसा जी और उनके 2 बेटे। और अभी तो बहुत पुरानी बात हो गई है, मेरे ख्याल से 1990 के आसपास मैं आया हूँगा। ओके। उस समय भेड़ाघाट में आया था, धुआंधार देखा है। अब जो समय है आपको पता है कि कैसा होता है। तो आज उन 4 में से 3 लोग अब नहीं हैं। एक जो बड़े उनके बेटे हैं वही हैं, वो भी अब जबलपुर से मूव हो चुके हैं। पर हाँ, इतना पक्का है कि मैं जबलपुर आया हूँ पहले। सो वैभव, जैसे आपने बोला कि जबलपुर में आप आए हैं, मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि आपका बचपन कैसा था। अगर आप अपने बचपन को रिकॉल कर सकें, कुछ मेमोरीज हमसे शेयर कर सकें तो। बहुत ही समय जो होता है वो बहुत वाइडर होता जी। है, पूरा बचपन जिसको कहते हैं। पर मैं फिर भी 1-2 सैम्पल्स बताना चाहूँगा। जैसे जब मैं बहुत ही छोटा था, शायद नर्सरी में होऊंगा, तो मेरी दीदी मुझसे 4 साल बड़ी है और मुझे भी उस स्कूल में डाला गया जहाँ मेरी दीदी है। अब सोचिए कि एक छोटा बच्चा डरा हुआ रहेगा, मैं अपनी दीदी की क्लास में जाके बैठ जाता था। और दीदी जो मुझसे 4 साल बड़ी हैं और सब कुछ जानती है दुनिया को, वो बहुत ही इससे परेशान हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो एक ये बात है। और अगर उससे पहले जाऊं तो मैं घर में जिस कमरे में मेरी माँ नहीं है, मैं वहाँ नहीं रहूँगा, मैं मम्मी के पीछे ही चलते रहूँगा। क्योंकि मुझे एक अकेले कमरे से भी डर लगता था। तो एक डरा हुआ एक पहला उदाहरण हो गया। बाद में थोड़े जो बड़े हुए, शायद पहली या दूसरी क्लास में, उस समय एक ऐसी स्कूल में मुझे डाला गया जो वो स्कूल खुल रहा था। ओके। तो वो जो स्कूल था वो, उसमें 3 ही बच्चे थे, उसमें से मैं बच्चा था। पता नहीं मैं पहला था या नहीं, अगर पहला होऊंगा तो अच्छा लगेगा मुझे। पर एक बहुत अच्छे प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाते थे पहले, उन्होंने छोड़ के ये स्कूल शुरू किया था जी। मालवा चिल्ड्रन एकेडमी नाम का स्कूल था। और सोचिए मैं सिर्फ पहली क्लास में हूँ और वो स्कूल की बिल्डिंग थी ही नहीं, वो अपने घर में ही बुला लेते थे, उनके ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम कुछ खा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। वहाँ की जो मेमोरी है वो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग वाली मेमोरी है कि कोई हमें बहुत ही प्यार से संभाल रहा है। फिर और बड़े हुए और दूसरे स्कूलों में गए, वहाँ पर ये एक गुरु या एक टीचर वाला लविंग वाला फीलिंग मिलता रहा। तो बहुत सारे टीचर मिले और बचपन ऐसा आगे बढ़ता गया। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके बाद का तो मैं बता सकता हूँ, आप पूछिए। क्लास 8th के बाद, वैसे कहा जाता है कि क्लास 8th के बाद बच्चा अपने दिमाग से सोचने लगता है, तो कुछ ऐसी मेमोरीज आपकी क्लास 8th के बाद की हों जो कि आपको अभी भी याद हो, या जो आपने कुछ ऐसा इंस्पायरिंग किया हो, या जो किसी चीज़ ने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? क्लास 9 में जी। और इन सर का नाम मैं लेना चाहूँगा, श्री वीरेंद्र जादौन सर। ओके। ये गणित पढ़ाते थे हमें स्कूल में, और मेरे ज़माने में ट्यूशन का भी दौर चलता था। तो मुझे गणित में रुचि थी, या शायद बाद में पता चलता है कि जो सर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इसलिए मेरी गणित में रुचि बनी। पर हुआ ये अंशुल कि मैं वहाँ कोचिंग क्लास उनकी जाने लगा जी। और टीचर या एक
गुरु जो भी शब्द हम कहें वो बहुत ही प्रभावी इंसान होता है। तो सुबह की कोचिंग होती थी वो, और सोचिए कि 7 बजे तो स्कूल ही है, तो वो कोचिंग को होना पड़ेगा 5:30 से 6:30। और मैं काफ़ी दूर रहता था, 6-7 किलोमीटर दूर, वहाँ से साइकिल से जाता था। पर मैं 15-20 मिनट पहले पहुँच जाता था। पहला काम होता था अपने क्लास का जो रूम है जहाँ पर कोचिंग क्लास लग रही है, वहाँ झाड़ू लगाना, दरी बिछाना, और एक बोर्ड था वहाँ पर कुछ तो लिख देना, वेलकम बोल दीजिए या ऐसा कुछ। अभी कोई भी नहीं आया है। ओके। अब आखिरी 5 मिनट में सब लोग आ जाएंगे और क्लास शुरू हो जाएगी। गणित काफ़ी अच्छे से सीखा उनसे, और बहुत ही प्यार से पढ़ाते थे वो। कम से कम मुझे तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। ये हुआ क्लास 9 और क्लास 10 में। तो ये बात है। इसके अलावा बाकी तो सब चल ही रहा था, क्रिकेट खेल ही रहे थे, ओके। बहुत कुछ करते ही रहते होंगे। और पर हाँ, ये जो एक टीचर वाला एक एंगल है वो 9वीं और 10वीं क्लास में हुआ। कोई एक्स्ट्रा कोई कैरिकुलर एक्टिविटी जो आपको बहुत बहुत पसंद हो पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा जो आसपास चल रहा है, जी। तो मेरे समय में अगर हम बोले तो मेरी क्लास 10th जो है वो 1994 में हुई है। ओके। ठीक है, आज से 30 साल पहले। तो भारत एक अलग देश था उस समय। जब मैं पैदा हो रहा था आप क्लास 10th में थे। हाँ, तो देखो इतना बड़ा हूँ मैं आपसे। हाँ, तो थोड़ा बच के रहना मुझसे। तो देखिए अब क्या है कि भारत एक अलग देश था उस जी। समय। केबल टीवी आया ही था शुरुआत में, तो नए नए हम सीरियल देखना शुरू हुए थे उस समय। और आसपास जो माहौल था वो तभी भी खुला हुआ था। कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर मैदान हैं, आप वहाँ खेल सकते हैं। बारिश होगी तो बहुत सारा पानी आपके घरों के सामने से बहता हुआ जाएगा, आप नाव बना पाएंगे, वो नाव आप तैरा पाएंगे। तो एक जो क्लासिक जो बचपन होता है उसके सारे एलिमेंट्स थे। गलियाँ थी, पगडंडियाँ थी, बहुत सारा चीज़ें थी वहाँ पर आसपास। तब उस के प्रकार का बचपन में वैभव और आज के बचपन में आपको क्या अंतर दिखता है? बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि जी। समय जो है वो एक कंटिन्यूअस एक चीज़ है। पर उस समय जो जिसको हम एक आम भाषा में या थोड़ा और फिलोसॉफिकल भाषा में शायद बेफिक्री कहेंगे, जी। अनअवेयरनेस जिसको कहा जाता है, कि आप फ्री हो जी। और ज़्यादा चिंता नहीं है। ज़्यादा उस प्रकार की घटनाएं नहीं है कि बच्चे का अपहरण हो गया, बच्चे के साथ कुछ हो गया, वैसी चीज़ें नहीं होती। तो एक एक फ्रीडम या एक फ्री स्पिरिटेड माहौल होता है जिसमें बच्चा भी और मेरे ख्याल से पेरेंट्स भी। तो मैं तो उसमें पेरेंट था नहीं, पर ऐसा लगा नहीं कि पेरेंट को बहुत चिंता है कि भाई 3-4 घंटे से बच्चा गया हुआ है तो कहाँ गया होगा, राइट। भाई यहीं आसपास कहीं खेल ही रहा होगा। तो ऐसा नहीं था कि मैं हर 15 मिनट में मुझे घर में बताना है कि मैं क्या कर रहा हूँ या कोई मेरा ट्रैकिंग कर रहा है। तो एक फ्रीडम थी, और उस फ्रीडम के कारण आप एक नई दुनिया में राइट। जाते हो। थोड़े डर भी हो सकते हैं, पर ऐसे कोई डर सामने आए नहीं ज़्यादा। ओके। फ्रीडम मैं कहूँगा ज़्यादा है अभी। सर्वेलेंस और कंट्रोल ज़्यादा है आज के युग में। उसके कारण शायद लोग फ्री स्पिरिटेड तरीके से विचार नहीं कर पाते या वो चीज़ें नहीं कर पाते। आज मेरी बेटी जो है वो आसपास ही घूमती है, वो हमें उसको कहीं भी किसी भी सोसाइटी में जा करके किसी भी फ्लैट में खेल रही है, ऐसा थोड़ा कम ही रहता है। कम ही रहता है। ओके, ग्रेट। हमने जितना आपको समझा है तो मुझे लगता है कि आपका फिज़िक्स से एक बहुत लगाव रहा है। तो ये इंटरेस्ट आपका फिज़िक्स में कब आया, और फिज़िक्स ही क्यों? बाकी सब्जेक्ट्स क्यों आपको इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए? ये बहुत ही नेचुरल इवोल्यूशन था अंशुल, जी। और अभी भी मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट नहीं हुआ, अभी 48 साल का ही हूँ। ठीक है, और जो आपको मेरे सुनहरे काले बाल दिख रहे हैं, जी। बहुत महंगे वाला डाई लगा के किए हैं। ठीक है, पर बात ऐसी है, देखो 9वीं 10वीं में जैसे बताया कि जी। जादौन सर जो हैं जी। उन्होंने मुझे गणित में एक रुचि ले आई। 11वीं में पता चला कि जो गणित है उसका जो एप्लीकेशन है वो फिजिक्स है। ओके। मतलब ये कि गणितीय सिद्धांत अगर आपको पता है तो आप जी। फोर्स अच्छे से समझ सकते हो, सकते हैं। आप ग्रेविटी अच्छे से समझ सकते हो, और ऐसे बहुत सारे चीज़, साउंड वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको एकाएक लगता है कि अच्छा अब ये गणित का एप्लीकेशन हो रहा है, आप उसको यूज़ कर पा रहे हो। वरना अकेला गणित थोड़ा सा ड्राई है, थोड़ा सा
उसमें कुछ हो नहीं रहा, वहाँ ग्रेविटी नहीं है। तो एक अपने आप गणित से फिजिक्स की तरफ या भौतिकी की तरफ एक रुचि थोड़ी सी डेवलप हुई। प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ ज़्यादा था हाँ, आपका, कि गणित का जो प्रैक्टिकल अप्रोच approach यानी कि physics, फिजिक्स। राइट। और मुझे लगता है ये होता होगा अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ। और फिर फिजिक्स में एक चीज़ जो लोग हमारे भारत में 90% बच्चे फिजिक्स को थियोरेटिकल सब्जेक्ट Right. मान करके पास हो जाते हैं। राइट। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ भी था। ओके। तो न्यूमेरिकल्स को समझना होता था। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको किसी ने मीनार से नीचे गिरा दिया। राइट। अब जब गिराया है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, चूँकि उसको सिर्फ छोड़ के गिराया है, तो वो शून्य है शुरुआत में। जी। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, ये Zero। आपको समझना होता है। जी। आप को लिखा हुआ नहीं मिलता। राइट। तो न्यूमेरिकल्स ने ये भी एक बात बताई कि जो कही जा रही है वो चीज़ को थोड़ा समझने का भी कार्य होगा। ओके। तो गणित की दिशा से फिजिक्स की फिजिक्स तरफ पर आए। आगे थोड़ा आए। तो फिर फिजिक्स जब आपका ख़त्म हुआ, 12th जब आपका ख़त्म हुआ, उसके बाद कॉलेज की लाइफ कैसी थी फिर आपकी? कॉलेज की लाइफ थोड़ी अलग थी। तो हुआ ये कि जब तक मैं कॉलेज में पहुंचा तब तक मेरा पढ़ाई से इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था। ठीक है। तो कॉलेज मैंने सिर्फ समझ लीजिए कि बिकॉज उनका अटेंडेंस ज़रूरी था तो रोज़ तो जाना पड़ता था। जी। पर मैं बहुत कुछ इन्फ्लुएंस हो चुका था, आप कहिए सामान्य भाषा में, सोशल वर्क से। ओके। और मेरे अपने पिताजी के साथ बहुत ही कड़क वाले संवाद होते थे। उनका ये कहना था कि तुम्हें इंजीनियरिंग अच्छे से कर लेना चाहिए और ये जो तुम कर रहे हो फालतू काम, इस पे ध्यान कम दो। पर मैं, जैसे आपको पता है कि हर युवक जो होता है वो एक रेबल होता है, रेबल होता उस है एज में, है राइट। ना, एक क्रांतिकारी इंसान होता है। तो मैं भी क्रांतिकारी था, मैंने भी कुछ माना नहीं। पर कॉलेज में पास होते रहा और लगभग 65% के बढ़िया नंबरों से मैं बढ़िया। इंजीनियरिंग मैंने कर डाला। ठीक है। तो इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई और 3 साल, 4 में से 3 साल में बहुत ही, जिसको हम कहते हैं कि दिलेरी से सोशल वर्क कर रहा था। तो एक टर्न आ गया ओके। दुनिया में। पढ़ाकू तो मैं था नहीं वैसे, फिज़िक्स थोड़ा अच्छा लगता था, गणित अच्छा लगता था, पर इंजीनियरिंग में तो मैंने सब कुछ त्यागपत्र दे दिया पढ़ाई से और सोशल की तरफ मुड़ गया। तो इसी फेज़ में अगर आगे बढ़ें लाइफ के, कि आपने स्कूलिंग की, कॉलेज कंप्लीट किया, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद का क्या सफ़र रहा है आपका? तो यहाँ से फिर जीवन का स्वाद चखने को मिला। तो फिर पता चला कि पिताजी सही कह रहे थे। क्योंकि जी। जब मैं तीसरे साल में था कॉलेज में, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी कंपनी आई। पहले वो कंपनी का नाम मैं बोलने से बहुत डरता था, जी। पर अब नहीं लगता क्योंकि बहुत लेट हो गया ना लाइफ में। जी। कंपनी का नाम था महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम, यानी कि MBT। तो MBT। महिंद्रा एंड महिंद्रा और ब्रिटिश टेलीकॉम, इसका कोलैबोरेशन था। राइट। वो कंपनी कैंपस इंटरव्यू के लिए आती है और मेरे पूरे कॉलेज में 400-500 बच्चे उसमें रिटर्न टेस्ट में बैठते हैं। ओके। रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। 6 बच्चों को सिलेक्ट करती है, जिसमें मैं भी हूँ। तो मैं सिलेक्ट हो गया हूँ तीसरे ही साल में। लेकिन जब मैं बाहर निकल रहा था कॉलेज से, वो था 2001 का साल, ओके। जिसे हम कहते हैं कि एक मिलेनियम बग नाम की एक चीज़ आई थी। 1999 से 2000 जब हुआ तो बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम चलना बंद हो गए। राइट। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर का काम थोड़ा दुनिया में नीचे आ गया। नीचे आए। तो जो हमारी प्यारी MBT थी, जो मुझे उस समय बहुत ही एक दर्दनाक चीज़ लगी थी, उसने मना कर दिया कि भाई आप नहीं आ सकते, आपकी नौकरी गई। और कॉलेज में आपको एक ही नौकरी लेना अलाउड थी। राइट। तो आपको लग रहा था कि आप तो बस कॉलेज के नौकरी के लिए जा रहे हो, पर MBT ने हमारी वो मना कर दिया। तो अब पैरों के नीचे जो ज़मीन थी वो पूरी हवा हो गई। सोशल वर्क कम्प्लीटली बंद हो गया। तो अब समझ में आया कि ज़िंदगी चालू हो चुकी है साहब, अब आप क्या करेंगे। तो उस समय फिर एक मेरा दोस्त था, अभी भी दोस्त है वो, और फिर विचार किया कि चलिए, अन्य भी कुछ कारण थे जीवन के, सोचा चलो कोचिंग क्लास शुरू करते हैं सब। ओके। फिज़िक्स और गणित का जवाबदारी मैं ले लूँगा और केमिस्ट्री और बायोलॉजी वो पढ़ा लेंगे। ऑलमोस्ट आपके जैसे ही हैं, बायोलॉजी वाले थे वो, केमिस्ट्री अच्छी आती थी उनको। जी। तो हम दोनों ने कोचिंग क्लास शुरू कर दी साथ ये में। इंदौर की बातें हैं? इंदौर में, ये 2002 से 2005। ओके। जब आप इंदौर के कौन से कॉलेज में थे? इंदौर में मैंने कॉलेज किया है, एक कॉलेज उसका नाम है GSITS, गोविंद राम सिकसरिया इंस्टीट्यूट ऑफ जी। साइंस एंड GSITS, टेक्नोलॉजी। राइट।
2001 में पास आउट हुआ हूँ। 2002 से जब नौकरी नहीं है और कुछ भी नहीं है और अब लगने लगा है कि भाई पैसे तो अब खुद भी कमाने चाहिए, तो फिर मैंने कोचिंग क्लास का काम करना ओके। चालू कर दिया। एक स्कूल भी डाल दिया, छोटे छोटे दूसरे बिजनेसेस भी किए दोस्तों के साथ, जैसे कि दिवाली पर पटाखे इकट्ठे करके गाँव में जाके वो पटाखे बेचना, ओके। या कुछ डिज़ाइनिंग का काम करना। तो ऐसे 3-4 बिजनेस हमने ट्राई किए, जिसमें मुख्य बिजनेस हमारा कोचिंग क्लास का था। तो कोचिंग से लेकर कंट्री हेड तक का जो सफ़र है आपका, मैंने सुना है कि शायद आप ट्राइसेंटिस कंपनी के पहले एम्प्लॉय थे, और जब आपने ट्राइसेंटिस कंपनी को लीव किया, आप आगे बढ़े, तो आप उस कंपनी के कंट्री हेड थे। तो ये कोचिंग से लेकर कंट्री हेड तक का सफ़र अगर आप थोड़ा हमें बता पाएँ तो अभी चूँकि पीछे से देख रहा हूँ मैं, तो सब कुछ आसान है। तो। तो देखो, हुआ ये कि 4 साल कोचिंग पढ़ा है, ओके। और फिर ध्यान में आया कि नहीं भाई, मैं तो इंजीनियर था भाई, मैं ये क्या कर रहा हूँ। और दूसरा ये भी कि कोचिंग एज अ हॉबी तो बहुत अच्छी चल रही थी, मुझे वो पसंद आ रही थी, जी। पर कोचिंग एज अ बिज़नेस उसमें दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि जितने बच्चे थे, हम हर किसी से कड़ाई से फीस लेते नहीं थे, ओके। और हम एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे। राइट। हम बहुत एक करके कि 2 अच्छे टीचर हैं और वो 2 टीचर ही पढ़ा रहे, वैसे थे, थोड़े कैजुअल से थे। तो वो भी मोह थोड़ा छूट गया कि नहीं, कोचिंग नहीं चाहिए। अच्छा, इंदौर में था मैं, तो इंदौर से अब क्या करोगे आप, इंदौर में तो आप आईटी का काम नहीं कर सकते। तो 1-2 दोस्तों से पूछा, पता चला पुणे में आना चाहिए। पुणे में मामा जी भी रहते थे, तो घर का एक आसरा जो होता है कि आप कहीं रह सकते हो, टिक सकते हो 6-8 महीने के लिए। पुणे आ गया, कुछ कोर्सेस सर्च किए, और उस कोर्स में से एक आधा कोर्स जो था, जो टेस्टिंग का था, वो किया। ओके। तो उससे मैं अंदर आया, जिसे हम कहते हैं कि आईटी या सॉफ्टवेयर की दुनिया में। ओके। तो ये समय था लगभग 2006 की शुरुआत। ओके। तो 2006 से आईटी में आ गया। अब कहानी लंबी है, पर अगर स्विच टू सीधे 2015 कर दें, ओके। तो 2015 में ट्राइसेंटिस नाम की ये कंपनी अपना पहला एम्प्लॉय ढूंढ रही है इंडिया में। और खुद उनके कुछ 100-150 लोग थे पहले, जिसमें कुछ ये वियना की कंपनी थी, यूरोप की, जी। और अमेरिका में भी थी, ऑस्ट्रेलिया में भी थी। भारत का पहला इंसान ढूंढ रही। तो मैं सोचा कि चलो इस पे ट्राई करते हैं। उस समय में एक अच्छी खासी कंपनी थी, कॉग्निजेंट, वहाँ पे मेरा 8वां साल चल रहा था, मैं 8 साल तक था वहाँ पे। तो मैंने कहा कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कंपनी थी प्रोडक्ट कंपनी। राइट। और मेरे मन में एक रुचि थी कि भाई प्रोडक्ट मतलब एक तरह से आप बोल लीजिए एक ऐसी चीज़ जिसको एक बार अगर आप समझ जाएं अच्छे से, तो आप उस पर ज़्यादा स्थायी रूप से काम कर सकते हैं। सर्विसेज में आपके हर 3 महीने में प्रोजेक्ट बदलते रहते हैं, राइट। तो फिर आप उससे जुड़ नहीं पाते। प्रोडक्ट एक ऑलमोस्ट एक धर्म के समान है मेरी भाषा में। तो मैंने कहा चलो ये धार्मिक कार्य किया जाए। तो मैं इंटरव्यू दिया उस चीज़ के लिए, और काफ़ी फ्लाइंग कलर से मेरा इंटरव्यू पास हुआ, क्योंकि मेरी जो पीछे उसकी तैयारी थी, जी। मैं 4 साल तक टीचर रह चुका था, उसके बाद 8-9 साल तक आईटी का काम कर चुका था। तो मैं एक ज़्यादा सर्कुलर प्रकार का रिसोर्स था, बजाय कि एक लीनियर प्रकार का रिसोर्स जो सिर्फ एक्सपीरियंस लेके आया। मेरे पास एक्सपीरियंस की वैरायटी ज़्यादा थी। तो जो कोचिंग पढ़ाई है 4 साल, उसका ब्याज मैं आज भी खा रहा हूँ। ग्रेट। हमने सुना है वैभव, आप कुछ समय के लिए यूके में भी गए थे। हाँ, उसका थोड़ा सा अगर आप हमें एक्सपीरियंस बता पाएँ। ये चीज़ अपना हुआ है जब मैं कॉग्निजेंट में था। ओके। तो कॉग्निजेंट में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ये बात है लगभग 2010 की। ओके। और मैं तो मानता हूँ कि मेरा भाग्य तो कोई खास है नहीं, पर भगवान की दया से उस समय मेरी शादी जस्ट हुई थी। शादी हुई 3 महीने के अंदर मेरा यूके जाने का ओके। कार्यक्रम बन गया। तो फिर लगभग 3.5 साल तक मैं यूके में था, और कॉग्निजेंट के तरफ से था, और कुछ दिन तक मेरी माताजी भी साथ में रही। पर मेरी जो वाइफ है रश्मि, मैं और रश्मि वहाँ 3.5 साल तक रहे, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे वहीं के निवासी हों, गोरे लोगों के साथ। और सब गोरे ही दिखते थे, मुझे नहीं पता था कि मैं काला हूँ। तो वो उनको लगता होगा, पर मैं आमतौर पे वहीं पर एक निवासी, एक ढंग से घर किराए का ले करके, खाना बना करके, और वहीं पे पैदल वॉक पे जाना, और वो ज़िंदगी हमने जी ली। आपको क्या डिफरेंस फील हुआ, क्योंकि आज के टाइम पे हर कोई चाहता है कि वो फॉरेन कंट्री में रहे, अमेरिका में रहे, इंग्लैंड में रहे, तो आपको क्या डिफरेंस फील हुआ
इंडिया में रहने के तरीके पे और यूके और अमेरिका में रहने के तरीके पे? अमेरिका तो नहीं बता सकते, टिप्पणी जी। नहीं कर सकते, पर यूके की कर सकते हैं। हम्म, पहला तो एक चीज़ है कि मैदान, जी। और ये एक फ़नी चीज़ है। पर देखिए, आप देखिए कि हम जहाँ रह रहे हैं अभी, जिन शहरों में 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का मैदान हमें मिलता है क्या? तो नहीं मिलता। और बहुत ही वाजिब कारण भी है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हमें हर जगह घर बना देने पड़ते हैं। और जो हमारे दोस्त लोग जो ग्रीडी हैं, जी। वो मैदानों की जगहों को भी खा लेते हैं। वहाँ पर जगह हैं, तो आप कहीं रह रहे हो, विदिन आप 15 मिनट में वॉक करके एक मैदान पे पहुँच जाओगे। और मैदान खुला हुआ है, वो स्टेडियम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको दौड़ ही लगानी है, वो सिर्फ एक घास का मैदान है। ओके। और वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। समय समय पर आप जो भी एक्टिविटी करना चाहें आप वहाँ पर कर सकते हैं, नहीं कुछ तो पैदल ही चल सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही एक बेसिक चीज़ है। पर ये वही मैदान है जो जब मैं यंग था तो मेरे घरों के आसपास वो मैदान हुआ करते थे। और फिर वहाँ पे आप दोस्तों के साथ समय पड़ने पर, बारिश आ रही है तो फुटबॉल खेल सकते हैं, राइट। आप कुछ भी कर सकते हैं। वही कुछ भी चीज़ यूके के मैदानों में आज भी हो रही है, क्योंकि वो मैदान है अभी भी। ओके। हमारे यहाँ पर वो जगह जो हैं वो है नहीं। आप वो एक्सपीरियंस अभी कम होते जा रहा है, डेंसिटी ज़्यादा है। ओके। वो मुख्य बात है। बाकी तो सड़क अच्छी है, या प्रदूषण कम है, या ठंडा है, ये तो देशों में अलग अलग रहेगा। जी। पर मुझे लगता है वो जो फ्री मैदान है, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या बोला, एक 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 फीलिंग दी, एक ओपननेस की, जो मुझे मिली थी जब मैं छोटा था। पर अब भारत में वो वाली फीलिंग थोड़ी कम है। हालांकि जहाँ हम अभी बैठे हैं वहाँ वो फीलिंग है। सो एक थॉट है वैभव, लोगों के दिमाग में रहता है कि इंग्लैंड ने हम पे रूल किया सालों तक और हमसे बहुत कुछ ले गए। सो मुझे आपसे ये जानना है कि जब आप इंग्लैंड में होते हैं तो आपको क्या फील होता था? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके दो उत्तर है। पहले मैं आसान वाला दे देता कि हूँ। चोर के घर में नौकरी। नहीं, चोर के घर से पैसे वापस लाना। जी। तो देखो, मैं इंग्लैंड में रहा हम्म, तो हर महीने कुछ ना कुछ पैसे बच जाते हैं, जी। तो आप उन्हें बैंक में डाल लेते हैं। 3 साल तक रहा। आसानी से मोटा मोटी, मेरे जिस ज़माने में गया था 2010 के, 1 सवा लाख रुपए आप आराम से बचा ही लेते हैं पर माह। ओके। तो आप देखिए कि 3 वर्षों में आराम से आप 30-40 लाख रुपए बचा लेंगे। तो पहली तो चीज़ कि 40 लाख रुपए मैं अंग्रेज़ों से लेके आ गया, है ना? तो ये थोड़ा आपके मन को शांति दे दे कि Right. चलो, अंग्रेज़ मेरा हीरा ले गए थे, पर ये छोरा जाके 40 तो लाख तो लेकर। कैश लेके आ गया। तो इसके अलावा रह रहा था मैं उनके ही पैसे पे, जी। तो वो तो एक ठीक बात है। रही बात हमें जो लगता है कि अरे यार, अंग्रेज़ अभी तो गए थे 60-70 साल पहले, तो अभी भी उनके जो दादा लोग होंगे वो तो ज़िंदा होंगे, और वो लॉर्ड कर्जन जैसे या वॉइसरॉय कोई हो वैसे दिखते होंगे। तो ऐसा नहीं है, नहीं। पूरा बदल चुका है। और इंग्लैंड जैसे देशों में एक बहुत ख़ास बात है, स्पेशली लंदन में। जी। आप जब लंदन मेट्रो या लंदन ट्यूब में जाते हैं, तो एक डब्बे में आपको 40 से 50 देशों के लोग दिख जाते हैं, एक ही डब्बे में। ओके। तो 200-300 लोग भरे हुए उस डब्बे में, और शायद 40 नेशनैलिटी के लोग वहाँ मिल जा रहे हैं। तो एक जिसे हम कहते हैं ना कि ग्लोबल वाली एक फीलिंग आती है, ना कि सिर्फ अंग्रेज ही अंग्रेज है। ओके। पर हाँ, फिर भी कुछ अंग्रेज को अभी भी रंग भेद वाली फीलिंग आती है। आती है। तो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर वो फेंक देते हैं यहाँ पे कभी कभी। पर ठीक है, आजकल इतना तो चलता है। वैभव, आपने बताया कॉग्निजेंट में जब आप थे तब आप यहाँ पर थे। मुझे जानना था कि ट्राइसेंटिस के पहले एम्प्लॉय से लेकर ट्राइसेंटिस के कंट्री हेड तक की जो आपकी जर्नी है वो कैसी रही? उसके 2 पार्ट हैं। जी। बोलते हैं ना कि दोनों हाथ से ताली बजनी चाहिए, दोनों हाथ चाहिए। तो मैं और ट्राइसेंटिस 2 पार्ट हैं इसमें। ओके। तो जो मैं हूँ, मुझे ऐसा डब्बे में बंद वाला खेल अच्छा नहीं लगता। ओके। और शायद अगर मैं अभी देखूँ तो मैं मैदानों की बहुत बात कर रहा हूँ जी। और खुले एक होने की बात कर रहा हूँ। तो शायद वही मुझे अच्छा लगता है कि बोर्ड में मिले तो पूरा साफ हो, साफ। तो उसमें चाहे जो मैं लिख दूँ। तो वही मुझे मिला पहले एम्प्लॉय होने से।
तो कोई भी मुझे बताने वाला था नहीं। ओके। और मैंने अपने इंटरव्यू में ही कह दिया था कि देखिए मैं, आप जो रोल दे रहे हैं और आप मानेंगे कि मैं जो आप कहेंगे वो कर दूंगा, सिर्फ वैसे वाला एम्प्लॉय नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ अपने मन से भी करना चाहता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्ट मेरे लिए एक धर्म है। राइट। तो आप सोचिए कि बुद्ध धर्म के जो लोग हैं, अगर वो श्रीलंका गए होंगे, जी। तो पहला इंसान जो श्रीलंका गया होगा उसने कैसे बौद्ध धर्म को फैलाया होगा। राइट। बस कुछ कुछ वैसा ही मैंने ट्राइसेंटिस को भारत में फैलाया होगा। क्योंकि ट्राइसेंटिस का मैं अकेला एम्प्लॉय हूँ। जी। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मैं ही ट्राइसेंटिस हूँ उन लोगों के लिए। राइट। चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे बैंक ऑफ अमेरिका हो, चाहे अलियांज हो, यानी हमारे कस्टमर्स हो चाहे पार्टनर्स हो, मैं ही वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डांट भी मैं ही खा रहा हूँ, प्यार से मुझे ही बुलाया जा रहा है भाषण देने के लिए, मैं ही पढ़ा भी रहा हूँ। तो ऐसा बहुत सारे चीज़, एक धर्म के लिए आप जो जो करते हो, जी। दिवाली के दिन दिवाली करते हो, होली के दिन होली खेलते हो, वो सब मैंने किया। तो ये मेरी भावना थी। रही बात ट्राइसेंटिस, ट्राइसेंटिस उस समय सही में भारत में बढ़ना चाहती थी। ओके। उसका कारण था कि ट्राइसेंटिस के जो कस्टमर्स थे, जहाँ ट्राइसेंटिस अपना सामान बेचती थी, वो थे यूरोप में, वो थे अमेरिका में, वो थे ऑस्ट्रेलिया में। जी। लेकिन ये सारे कस्टमर्स का बैकएंड ऑफिस भारत में था। तो ट्राइसेंटिस बेच रही है अलियांस को जर्मनी में, और अलियांस का ऑफिस पुणे में। पुणे में। बैंक ऑफ अमेरिका को बेच रही है अमेरिका में सॉफ्टवेयर, पर बैंक ऑफ अमेरिका का कैप्टिव हैदराबाद में। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कैप्टिव ऑफिसेस भारत में थे, और ये ट्राइसेंटिस के हक में था, ये ट्राइसेंटिस के हित में था कि भारत में उसका बढ़िया ग्रोथ हो। ओके। और तो मैं जो ट्राइसेंटिस को मान रहा है एक प्रोडक्ट कंपनी यानी कि धर्म, और ट्राइसेंटिस जिसको अपने आप को बढ़ाना है, ये दोनों मिल गए। और उसमें फिर एक व्यक्ति भी आ गया। 1 साल बाद मैंने खुद ने कहा उन्हें कि अरे भाई देखिए, अभी 1 से 8-9 लोग हो चुके हैं। अब आप थोड़ा विचार करिए कि एक नए कोई लीडर की ज़रूरत है। और मैंने स्वयं अपने हाथ से उनसे कहा कि जी। ये जो लीडर है ये मैं बनना चाहता हूँ। ओके। आप मुझे दे दीजिए पूरा काम, और मैं आपको इसको करके देता हूँ। आई विल लीड दिस, ऐसा मैंने उन्हें कहा। और वोल्फगैंग प्लैट्स जो ट्राइसेंटिस के फाउंडर हैं, उन्हें ये अपनी बात कही। उन्होंने कहा ठीक है, 1 आध हफ्ते रुको। उन्होंने फिर इंटरनल मैनेजमेंट से बात की, और 1 हफ्ते बाद फिर एक मेल आया जिसमें कहा गया था कि वैभव अब ट्राइसेंटिस इंडिया का हेड है। ओके। और देखो फनी चीज़ देखो, मैं हेड बन गया तो उस समय लोग कितने थे? सिर्फ 10। तो उन्होंने तो मजाक मजाक में हेड बना दिया, पर मैंने उसको सीरियसली ले लिया। आपने स्केल अप किया तो उसे आगे। 4-5 साल में फिर मैंने उस कंपनी को 1 से 160 तक ले जाने में काफ़ी भूमिका निभाई। और उन वर्षों में मैं रिपोर्ट कर रहा था, डायरेक्ट रिपोर्टिंग थी मेरी स्वयं फाउंडर को, जो हमारे वोल्फगैंग प्लैट्स हैं। ओके। जैसे आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा आपका सीनियर हूँ, वो मेरे सीनियर है, वो मेरे गुरु हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनके साथ। और ये चीज़ मैं, जितने मैंने पढ़ते समय कुछ पढ़ा नहीं, जितना मैंने कॉलेज में ध्यान नहीं दिया, जो मैंने MBA नहीं किया, वो सारी मेरी पूर्ति वोल्फगैंग के अंडर में काम करके हो गई। और अब मज़े की बात है, 2015 में मैं एम्प्लॉय बना था, उनको मैं जानता था। आज 2025 आ गया, 10 साल से मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। आज जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, सर्वार्थ, वहाँ पर भी जुड़ा हुआ हूँ। तो ये तो मेरी लॉटरी लग गई भाई। मैंने आपके बहुत सारे कोट्स में देखा है कि आप वोल्फगैंग प्लैट्स को अपना गुरु मानते हैं। सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी इंस्पायर करती हैं वोल्फगैंग प्लैट्स के बारे में? इसमें ना एक थोड़ा गुरु पे चलते हैं। जी। ये जो लंबे लंबे कोट है ना, बलिहारी गुरु आपके और वो सब जो हैं, या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इसका थोड़ा प्रैक्टिकल उपयोग करते हैं। देखिए दिक्कत क्या होती है लाइफ में कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस मतलब बहुत सारे चीज़ें होती हैं। जैसे ये कि आपको बोलते अच्छा आना चाहिए जी। आपको ठीक ठाक दिखना भी चाहिए जी। अच्छा, फिर आपने कटिंग बना के, और अगर बाल काले करने हैं तो काले कर लेने चाहिए, मतलब दिखने वाला चीज़ है। आपको टेक्नोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए। अब ये तीनों चारों विषय अलग अलग हैं, पर आप देखिए कि अगर आप वोल्फगैंग प्लैट्स के बाजू में खड़े हैं और किसी बड़े आदमी से मिलने जा रहे हैं, ये सब की ज़रूरत आपको एक साथ है। अब ये ज़रूरत आपको समझ में कैसे आएगी? आपको एक कागज़ में लिस्ट तो नहीं मिलेगी कि देखो भाई 18 चीज़ें एक साथ करोगे तो तुम वोल्फगैंग के बाजू वाले इंसान बन सकते हो।
तो चूँकि हम लोग जो हैं उनको मूर्ति पूजा की बड़ी इच्छा है, और मूर्ति से हमको समझ में आता है कि ये हनुमान जी हैं, ये राम जी हैं, जी कृष्ण भगवान है। तो जो एक गुरु है, ये एक तरह से आपको एक जीती जागती मूर्ति मिल जाती है। जी आपको समझ में आता है कि भाई देखो, जूते ऐसे पहनने चाहिए, ऐसे कोट पहन लेना चाहिए, हमेशा ढंग से बिहेव करना चाहिए, और आप उनको चलते हुए देखते हो तो यू सी अ लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस। और ये लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन आपको सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए नहीं मिलता। मान लीजिए वो 1 हफ्ते आ रहे, तो रात को बस 8 घंटे सो रहे, उसके अलावा प्रतिदिन 16-16 घंटे 5 दिनों के लिए आपको उनके साथ ही रहना है। तो अब क्या मिल गया आपको? आपको वो सारा जो मल्टीपल फंक्शंस है उन सब का एक साथ कैसे प्रयोग किया जाता है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन मिल गया, आपको डेमो मिल गया। और जब आप डेमो देख लेते हो तो फिर आप उसमें बहुत सारा एब्जॉर्ब कर पाते हो। तो जो गुरु है मेरे ख्याल से वो डेमो देने वाला इंसान है। वो बता रहा है कि क्वेश्चन तो अपन सॉल्व बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को एनालाइज कर लें। तो क्वेश्चन को पढ़ा ही कैसे जाता है ये पहले कर लो, फिर हम सोचेंगे उत्तर कैसे लिखेंगे, फिर उत्तर लिखना शुरू कर रहे हैं। अंडरलाइन कहाँ होनी है, कहाँ चित्र बन जाना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। तो गुरु हमें वास्तव में क्या सिखा देता है, मल्टी डायमेंशनल कैसे होना पड़ेगा। कभी कभी इंटरव्यू देना पड़ेगा, कभी कभी झाड़ू लगानी पड़ेगी, कभी कभी एक आधा भाषण दे देना पड़ेगा, कभी कभी एक चीज़ पर R&D करनी पड़ेगी, कभी रील बना देनी पड़ेगी, कभी कंटेंट लिख देना पड़ेगा, कभी इंटरव्यू लेना होगा तो कभी देना होगा। ये सब चीज़ें जो हैं कर करके आप दिखा दो। और भगवान की दया से वोल्फगैंग प्लैट्स ने मुझे ये सब करके दिखाई चीज़ें, और फिर ये ऑब्जर्वर पे है, शिष्य पे, कि वो भी देख ले थोड़ा बहुत। जी क्योंकि गुरु तो सबके लिए कर रहा है। जी गुरु ये सिर्फ एक वैभव पाटिल के लिए नहीं कर रहे, वो तो सबके लिए कर रहे हैं। पर ये वैभव पाटिल पे है या अंशुल पे है कि वो देख ले इस चीज़ को। तो ये- मेरा थोड़ा सौभाग्य रहा कि मैं देख पाया उसको। और एक फाइनल चीज़ इस पे कि जब गुरु को पता चल जाए कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, जी तो फिर वो गुरु भी उस शिष्य के लिए थोड़ा नरम हो जाता है, और वो उस शिष्य को थोड़ा सा और अच्छे से गाइड करता है, कि उसे पता है कि नॉर्मल चीज़ तो इसने देख ही ली है। तो फिर बारीक बारीक चीज़ें वो और बताना शुरू करता है। तो ये एकलव्य वाली स्टोरी हो गई कि आपने ऑब्जर्व कर लिया, बस वोल्फगैंग ने आपसे अंगूठा नहीं मांगा। लगभग मांग ही लिया बढ़िया। सो जब आप ट्राइसेंटिस से आपने एग्ज़िट लिया और शायद आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या करना है, तो मैं कह रहा हूँ वो 1 से 2 महीने का जो समय था जब आपने सोचा कि अब खुद के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो पहले आपने सर्वार्थ के बारे में सोचा। तो मेरा प्रश्न है कि सर्वार्थ ही क्यों? पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये नाम आपने क्यों रखा, इसके पीछे क्या सोच थी? और दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि एक सेटअप को छोड़ने के बाद एक नई शुरुआत जब हम करते हैं, मतलब आप 0 से 100 गए, 1000 गए, फिर आप वापस 0 पर आते हैं, तो उस समय एक फाउंडर के दिमाग में क्या चल रहा होता है? देखो, एक तो बात ये कि मैंने ट्राइसेंटिस को धर्म मान के काम जी। किया 7.5 साल। और जैसा आप जान रहे हो कि पहला एम्प्लॉय था, तो एक मन में एक गर्व की भावना भी रहती है कि अरे ये तो मैंने किया है। और 160 लोग हैं भारत में, 70,000 यूज़र थे। जी जब मैं ज्वाइन किया था तो 200 यूज़र थे, तो 200 से 70,000 यूज़र हो गए। 200-300 कस्टमर थे भारत में। जैसे मैंने कहा था, वो सारे अधिकतर विदेशी थे और उनका भारत में प्रेजेंस था, और हम उनसे मिलते थे। जी 100 से ऊपर पार्टनर थे। एक बहुत ही एक गर्व का अनुभव होता था कि भाई ये तो मज़ा आ गया लाइफ में, ये तो जैकपॉट लग गया, लॉटरी लग गई। जी और वो लॉटरी आपको छोड़नी भी पड़ती है। छोड़ते समय एक बात ध्यान में आएगी कि भैया 7 साल आपने किसी एक कंपनी के लिए काम किया, और एक दिन आपको पता चला कि आपको तो कंपनी छोड़नी भी पड़ेगी। तो वो जो एक फीलिंग थी, वो थी एक अनईजी फीलिंग थी वो, कि भाई ये तो मेरा ही घर था, ये तो मैंने ही बनाया था, ये मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है अभी किसी भी कारण से, या मैं ही जाना चाह रहा हूँ। तो ये वाली फीलिंग को अभी कैसे सबसाइड किया जाए, ये फीलिंग अपने को करियर में और आगे ना आए, इसका कोई रास्ता है क्या? उस समय तक मैं 46 साल का हो चुका था, 46 का। मैंने कहा यार भाई, अब करियर में एक 15 साल रफली बचे, 60-61 साल अगर आप मानो तो एक बात है। दूसरी बात मेरे मन में पक्की थी कि भैया एक जगह आप कंट्री हेड हो,
अब आप बोलो कि चलो यार यही कहीं पैसा और यही कहीं नौकरी मुझे किसी दूसरी जगह दे दो, तो मैं उस वाले जोन में नहीं था। मेरा ये कहना था कि देखो अपन कॉग्निजेंट से जो एक सर्विस बेस्ड कंपनी थी अपन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में गए, जी तो अब अपन एक और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चले जाओ, उसमें मज़ा नहीं है, क्योंकि 7 साल अपन ने काटे हैं और अपन ने अच्छा खासा एक लाइफ स्पैन उसका देख लिया है। तो अब अपने को इससे नेक्स्ट सोचना है, हमको इससे कुछ आगे जाना है। एक नेक्स्ट, अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसको उसकी अगली कक्षा में जाना है, राइट अब वो उसी कक्षा में नहीं घूमना चाहता। तो भाई अब अगली कक्षा क्या है? तो अगली कक्षा यही है कि कुछ खुद का शुरू किया जाए, जी और इस भावना से शुरू किया जाए जहाँ पर आप आपका पूरा जो करियर है, यानी कि जिसे हम कहेंगे कि ऐसा थॉट हो जो पूरे लाइफ के लिए हो, संपूर्ण जीवन उसमें आप अभी काट सकते हैं। इतना बड़ा थॉट चाहिए ताकि आप उससे कभी बोर ना हो, जी आपको वहाँ से जाना ना पड़े, कोई ये ना कह दे कि अरे भाई वैभव अब तुम्हारा काम हो गया, अब थोड़ा सा कुर्सी से साइड हो जाओ, इंटरव्यू ख़त्म हो गया। वो मुझे नहीं सुनना है। तो यहाँ पे मैं जम के कंट्रोल में चलाऊँगा इस चीज़ को, तो ये तो पक्का है। अब बात आती है सर्व की। जी अब देखिए मैंने 2 नाम रखे हैं, एक और पहले कंपनी डाली उसका नाम सर्व हिताय रहा। जी अभी जो ब्रांड नेम है जिससे लोग जानते हैं उसका नाम है सर्वार्थ। जी इन दोनों का जो मूल वर्ड है दोनों में वो है सर्व। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ सर्विस कंपनी नहीं चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट कंपनी नहीं चाहिए, मुझे मेरी कंपनी चाहिए जो बहुत कुछ करे, राइट या ऐसे कहे कि सब कुछ करे। वो जो सब कुछ है वही तो सर्व है। ओके और हमारा एक शांति पाठ, एक मंत्र है जिसमें कई लोगों के शांति के, पृथ्वी शांति ही, अंतरिक्ष शांति ही, जी। आप शांति, औषधय शांति, उसी में आता है ब्रह्म शांति ही, सर्व शांति ही। सर्वशांति ये जो सर्व शब्द है वो वहाँ पे है, और ये सर्व शब्द मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छा लगा। और इसमें एक और ख़ास बात है, अगर आप सर्व को अंग्रेजी के तरीके से सोचें तो वह है SERVE, राइट यानी कि सर्विस। सर्विस और अगर आप सर्व को हिंदी या संस्कृत के देखें तो स और व पे रफार, सर्व यानी कि सब कुछ। सब कुछ तो इसका बहुत ही मुझ पर प्रभाव पड़ा कि मैं यही तो करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, और वो सब कुछ मैं खुद करना चाहता हूँ स्वयं। तो थोड़ा सिकंदर वाली फीलिंग आ रही है कि विश्व विजेता बनना चाहते हो शायद, राइट पर वो सब कुछ करना चाहता हूँ, और ऐसी जगह करना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे अब ये ना रहे कि भाई ये वाला ख़त्म हो गया, अब ये ख़त्म नहीं होगा, ये मेरे जब तक मैं हूँ तब तक रहेगा और मेरे बाद भी चलता रहेगा। उस थॉट को पकड़ के किया है, और 15 साल के वेवलेंथ पे किया है। तो 1-2 साल में कुछ छुटपुट हो गया, जी एक पार्टनर ऊपर एक पार्टनर नीचे, कहीं खुशी कहीं गम, ये चीज़ों का कोई असर है नहीं। अपन खेल रहे हैं 15 साल के लिए, जी यानी कि मेरे लिए। तो 60 साल में मैं तय करूँगा कि अब मुझे फाइनेंशियली ये चीज़ करनी कंटिन्यू, कि अब मैं इसको हॉबी जैसे करूँ, या जो शायद 30, 40, 50 बिजनेस खुल गए हैं उनमें से कौन से पे जाके बैठूँ। राइट वो आप decide फ्रीडम, मतलब अपनी स्वतंत्रता, अपना खुला मैदान 15 सालों में बनाने के लिए सर्वार्थ है। और वो मैदान आप देखिए कि इसे मेरे लिए नहीं है, जी वो साथ के कई लोगों के लिए भी वो मैदान है, पर वो मैदान है। काफ़ी अच्छे थॉट्स हैं इस चीज़ को लेकर। वैभव, मैंने आपको चाणक्य को पढ़ते देखा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ टीचर आप चाणक्य को किस तरीके से या किस नज़रिए से देखते हैं, या एक्चुअल में, क्योंकि चाणक्य को पढ़ने वाले जो भी लोग हैं वो उनको 2 तरीके से देखते हैं। एक, वो उनको नेगेटिव एस्पेक्ट से भी देखते हैं, एक उनको पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी देखते हैं। तो मैं जानना चाह रहा था कि आप क्या क्या परसेप्शन है चाणक्य को लेकर, या उनकी जो भी तरीके हैं जीवन शैली को जीने के, उन चीज़ों को लेकर। ठीक है, अब देखिए चाणक्य तो हमने देखे नहीं है। जैसे आपको पता है कि गौतम बुद्ध शायद हुए हैं ईसा से 500 साल पहले, जी और उनके लगभग 250 साल बाद जी चाणक्य हुए हैं, लगभग ईसा से 250 साल के आसपास पहले। हमने देखा नहीं उनको, इंटरनेट पे एक ही फ़ोटो है चाणक्य का, जी तो ज़रा मुश्किल है। पर इसी बीच 1980 के ज़माने में एक बहुत ही बढ़िया एक इंसान
जिन्होंने चाणक्य पे खोज की, उनका नाम है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ओके। जो 1990 के दशक में जो चाणक्य पे टीवी सीरियल आया वो उन्होंने ही बनाया था और 5-7 साल की खोज से बनाया था। उनके बहुत सारे इंटरव्यू हैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के, उसमें उन्होंने एक बात बोली कि वो इतिहास में यानी कि हिस्ट्री में एक ऐसा इंसान ढूंढ रहे थे जो एक सामान्य इंसान था, जो किसी का बहुत बड़े बाप का बेटा नहीं था, जी। नॉर्मल एक था, जी। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा। तो वो ऐसा ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते उन्हें चाणक्य के बारे में पता चला ओके। अपनी रिसर्च में। और इसी चीज़ से मैं भी बहुत वाकिफ़ हूँ कि भाई एक नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है। अब मेरे पिताजी बैंक में नौकरी करते थे, तो अच्छे थे, हमें पैसे की कभी दिक्कत नहीं हुई कि भाई ब्रेड खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, ये सोचा नहीं कभी, खरीद ली जब खरीदनी थी। पर फिर भी ऐसे कोई 5 करोड़ मेरे जेब में रोज़ हैं ऐसा नहीं है, तो बहुत अमीर तो है नहीं, एक मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं। एक सामान्य इंसान क्या कर सकता है, इसका कॉन्फिडेंस अगर कोई एक इंसान लेके आता है तो वो चाणक्य। तो ये जो कॉन्फिडेंस है कुछ कर लेने का और उसको किस तरीके से करना है वो तरीका भी है। तरीका ये है कि आप बहुत सारे लोग तैयार करिए, जिसे हम सामान्य भाषा में स्केलिंग बोलेंगे। आपका विचार का स्केलिंग कैसे होगा? आपको ऐसे बहुत सारे लोग लगेंगे जो खुद भी लीडर होंगे, और ऑफ कोर्स आप अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप उनको लीड करोगे। तो लीडर्स ऑफ लीडर अगर आप बोलें तो वो है चाणक्य। लेकिन वो जो लीडर है वो वैसे वाला लीडर नहीं है जैसे हम आमतौर पे विचार करते हैं कि बहुत ही अग्रेसिव नहीं है, वो बहुत ही शांत है। जब अग्रेसिव होना है तभी अग्रेसिव है। उसका एक ही काम है, लीडर बनाते जाना। और ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं, वोल्फगैंग प्लैट्स को भी भारत में वैभव पाटिल की ज़रूरत होती है जी। और वैभव पाटिल को भी सीईओ बनाने के लिए कपिल की ज़रूरत होती है। जबलपुर सरवार्थ के सीईओ बनाने के लिए अंशुल की ज़रूरत होती है। सातारा के सीईओ बनाने के लिए विनय की ज़रूरत होती है। और सोलापुर में सीईओ बनाने के लिए सुमित की ज़रूरत होती है। तो जो खेल है वो है क्रिएशन का खेल, और इसीलिए चाणक्य बहुत ही ज़रूरी है जी। मेरे लिए भी और हम सब के लिए भी। तो वो किंग और किंग मेकर वाला जो कंसेप्ट चलता है। जी हाँ, आप किंग और किंग मेकर वाला बोल सकते हैं। और आज की तारीख में कंपनियां यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ये और कुछ नहीं पर ये राज्य हैं, और उन राज्यों का जो राजा है वो है सीईओ। तो जब मैं देख रहा हूँ कि कोई सीईओ बन रहा है जैसे कि तुम जी, तो मेरे लिए तुम एक राजा हो, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे कितने राजा हम खड़े कर सकते हैं जो ऐसे बहुत सारे राज्यों पे राज करेंगे इन अ वेरी गुड वे, बहुत अच्छे तरीके से। चाणक्य की किताब से मुझे आया कि आप एक किताब लिख रहे हैं। आई नो कि वो अभी आई डोंट नो कितने % कंप्लीट हुई है, पर मैं चाहता हूँ कि आप वो किताब किस बारे में है, या वो उस किताब का एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है, अगर थोड़ा सा आप हमें बता पाएँ। तो जब ट्राइसेंटिस का नौकरी जब ख़त्म होने की तरफ आई जी कि अब 7.5 साल हो चुके हैं, अब वो समय आ चुका है जब हमें छोड़ना है उसको। जी। और उसके बीच के बाद के 1-2 महीने तो फिर मैंने ध्यान लिया कि देखिए ट्राइसेंटिस एक टेस्टिंग टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट कंपनी थी, और वहाँ पर हमने 1 से लगा करके 160 लोग किए। अब कुछ लोग सोच सकते हैं भाई भारत में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने 160 लोग किए, ये वैभव पाटिल को इतना गर्व 160 पे क्यों हो रहा है? जी। तो उसका कारण है भाई कि ये एक प्रोडक्ट कंपनी में 160 लोग हैं, पहली चीज़। दूसरा चीज़, उन 160 में जो वैरायटी है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, 18 डिपार्टमेंट थे वहाँ पर। और अगर आप यूज़र रोल की बात करो, अलग अलग प्रकार का काम करने वाले लोग, तो उन 160 में लगभग 50 प्रकार के अलग अलग यूज़र रोल थे। तो वैरायटी के मान से एक अच्छा खासा हमने एक विस्तृत एक काम कर दिया था, इसलिए 160 थोड़ा गर्व का अनुभव करवाता है मुझे वैरायटी के कारण। अब मैंने सोचा यार कि ये जो प्रोडक्ट कंपनी की सोच है, अगर इसको यहाँ से हटा दिया जाए, टेक्नोलॉजी की सोच को भी हटा दिया जाए, तो फिर तुमने क्या किया? तुमने एक कंपनी को शुरुआत में वहाँ रहे
और पहले बता दूं आपको कि पहले साल सिर्फ 3 ही एम्प्लॉय थे। मैं पहला, अतानु रॉय दूसरे जो 6 महीने बाद आए, कपिल शर्मा तीसरे जो उसके भी 6 महीने बाद आए। ओके। तो एक साल में आपके कितने एम्प्लॉय थे? सिर्फ 3 ही थे। तो शुरुआत बहुत ही सधी हुई और स्लो थी, पर उसके बाद आपने बहुत कुछ किया, जिस करने के कारण आपने उस कंपनी को 1 से लगा के 160 तक या एक डिपार्टमेंट से 18 डिपार्टमेंट तक स्केल किया। तो ये जो स्केलिंग है, इसके तत्व क्या हैं, इसके मूलभूत एलिमेंट्स क्या हैं? और आपको ध्यान में आता है कि आप अगर टेक्नोलॉजी माइनस कर दें, अगर आप प्रोडक्ट माइनस कर दें, तो आखिरी में आप डील कर रहे हैं लोगों के साथ। आपको एक अंशुल के साथ डील करना है, आपको एक अंकित के साथ डील करना है, आपको एक सुमित के साथ डील करना है, आपको एक कपिल के साथ डील करना है। तो आप लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को आपको ऐसे देखें तो उनके साथ एक संबंध स्थापित करना है, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जिससे वो बंधा हुआ ना महसूस करें, जी। उन्हें वो फ्री लगे और फिर वो अपने जीवन का बेस्ट काम कर सकें। और ऐसा आपको कई लोगों के साथ करना है। तो जहाँ पर भी आपको ये करना है, ये आप कैसे कर सकते हैं, इस पर एक फ्रेमवर्क मैंने बनाया है। उस फ्रेमवर्क के ऊपर एक वर्कशॉप भी है जो हम आज से करने भी वाले हैं जबलपुर के कुछ लोगों के लिए। जी। इस फ्रेमवर्क का नाम है मेंच फ्रेमवर्क, MENSCH। और ये जो शब्द है मेंच, जी। ये जर्मनी या जर्मन भाषा का शब्द है। इसका सामान्य रूप में अर्थ है मानस। राइट। मानस यानी एक तरह से अवेयरनेस, कि भाई कुछ चीज़ को समझ लेना। तो ये जो अवेयरनेस है लोगों के साथ काम करने की, और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, इस पर ये एक तरह से हैंडबुक या किताब बनेगी। और देखिए, हर कोई जीवन में आता है, जैसे चाणक्य आए होंगे, जैसे चंद्रगुप्त आए होंगे, जैसे बाद में कपिल शर्मा आए होंगे, जैसे आप आए हैं। हर कोई अपने जीवन से एक सीख और थ्योरी प्रस्तुत करता है। मैंने भी कुछ किया, मैं भी अपनी थ्योरी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप समझ लीजिए कि मेरी ये PhD है 7 सालों की, और उस PhD का जो थीसिस है वो ये मेरी किताब रहने वाली। तो सोचिए कि मैंने MBA नहीं किया, पर वोल्फगैंग ने करवा दिया। ये किताब मुझे PhD भी करवा देगी। जी। हाँ बाबू, मेरी बात अमर भैया से हो रही थी। हाँ। अमर भैया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो अमर भैया ने ना मुझे एक स्टोरी बताई जो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी। उन्होंने बताया कि आप जब ट्राइसेंटिस के कंट्री हेड थे, तो आपके ट्राइसेंटिस में कुछ इंटरव्यूज़ चल रहे थे। एंड आई रिमेंबर कोई स्टूडेंट थे जो न्यू ही थे, एंड उनका शायद सिलेक्शन नहीं हो पाया था। एंड ही वॉज सो डाउन, और वो शायद वॉशरूम में रो रहे थे या क्या था, आई डोंट नो। तो शायद किस्मत उनकी अच्छी थी कि आप वहाँ पर मिल गए, एंड आपने उनसे कहा कि आप सीधे ऊपर जाइए, आपका सिलेक्शन हो गया है। तो ये जो अप्रोच है लोगों को समझने का, और स्पेशली उस इंसिडेंट्स में आपके दिमाग में क्या आया कि आपने उनको बोला, आपने उनसे क्या डिस्कशन किया, आपका क्या उनसे कन्वर्सेशन हुआ कि आपने कहा कि हाँ ठीक है, आप आ सकते हैं? कुछ नहीं, इसमें कुछ ढूंढने का कुछ भी नहीं है अंशुल, कुछ भी नहीं है इसमें ढूंढने का। इसमें देखिए सिंपल भावना है कि आपके पास पावर है जी। अब आपको उसको यूज़ करना है जी। बस इतना ही है। अब आप उसको कैसे यूज़ करेंगे? पर आपने वहाँ पर इमोशन देखे, या मतलब आपने उस इंसान को समझ कैसे लिया? बिकॉज 1 साल के बाद नहीं समझा। देखिए, ये घटना का नाम है कॉन्फिडेंस। ओके। ठीक है, आप किसको कैसे समझ लोगे? भाई। अभी देखो, आपको मैं कितने टाइम से जानता हूँ? सिर्फ 1 साल से। जी। 2024 में तो हम मिले हैं, 2025 में आप हैं सर्वार्थ जबलपुर के CEO, जी। और आप जो हैं संस्कारधानी टॉक्स में मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। जी। तो मैंने आपको कितना समझा? 1 साल में कितना समझ लेगा कोई? ज़्यादा नहीं समझेगा। तो फिर आप क्या कर रहे हो? आप कॉन्फिडेंस पे जा रहे हो। तो वो डिसीजन फिर कैसे लिया आपने, इमीडिएट डिसीजन कि भाई इसको लेना है? एंड हाँ, तो देखिए आपका वो जो डिसीजन लेना था, उसने शायद उस इंसान को इतने कॉन्फिडेंस से भर दिया कि 1 साल बाद वो कुछ कंट्री लेवल पे अवार्ड्स ले रहे थे ट्राइसेंटिस में। हाँ, तो देखिए ये कि कोई तो आप पे भी भरोसा कर रहा है पहले। जी। सोचिए कि मैं जब ट्राइसेंटिस का पहला एम्प्लॉय था, और जब ट्राइसेंटिस में 10 लोग थे सिर्फ, तब मैंने वोल्फगैंग से क्या कहा कि भैया आप मेरे को कंट्री हेड बना दो। उन्हें पता था कि मेरे पास तो MBA नहीं है जी। उन्हें पता था कि मेरे पास ऐसा कोई मैनेजमेंट का अनुभव नहीं है। उन्होंने मुझे क्यों बना दिया? या फिर अगर एकदम ही पीछे चले जाएं तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कितना टेस्ट कर लिया होगा
देखा ही देख लिया होगा उसने। इतना देखा होगा, एक सर्टन अमाउंट ही देख सकते हैं, बाकी सारा एक्स्ट्रापोलेशन है। एक्स्ट्रापोलेशन मतलब आप सोचिए और मानिए कि आगे होगा, ठीक है। तो आप पॉजिटिवली आप जाइए, आप भरोसा करिए उसमें, अंग्रेजी में ट्रस्ट या फेथ बोल लीजिए, वो कर लीजिए। और देखिए हमने जब जब भी परीक्षाएं दी हैं तो कितने परसेंट हमें नंबर आए हैं, कभी 80, कभी 85, कभी 75, मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग में तो 65। तो ऐसे ही जब आप लोगों के साथ काम करते हैं, कई लोग कर जाते हैं, कई लोग नहीं भी करते, तो आप उसको इतना सीरियसली क्यों लेंगे? जिन्होंने कर दिया है, जिन्होंने 100 नंबर ला लिए, उनके लिए आप खुश होइए। जिन्होंने 65 ही लाए, उनके लिए आप सोचिए कि ये तो फर्स्ट डिवीज़न आए हैं। जो एक आधा फेल भी हो गया, सोच लीजिए चलिए ये सब्जेक्ट हमें आया ही नहीं तो हम फेल हो गए। बस उसी प्रकार से लोगों को आप देखिए कि आपको मौके देते रहने हैं। पास या फेल से मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपकी जो डॉटर हैं उनको आपने होम स्कूलिंग में रखा है, तो ये बहुत नई चीज़ है हमारे लिए, तो बहुत सारी नई चीज़ है। बिकॉज हमने तो बचपन जो काटा है वो स्कूल जाकर लड़ भिड़ कर पढ़ाई करके इस तरीके से मार्क्स लाकर पास होकर फेल होकर किया है। और ये होम स्कूलिंग का कंसेप्ट क्या है, अगर आप थोड़ा सा बता सकें। इसमें टेक्निकली 2 चीज़ है अंशुल, जी तुम्हारे भी भविष्य में काम आएगा। जी जी ठीक है। तो देखो, एक होता है होम स्कूल, जी जिसका मतलब ये होता है कि आपको बच्चे को स्कूल में नहीं भेजना है, जी आप घर पे ही उसे पढ़ा रहे हो। पर आप अभी भी पढ़ा रहे हो, भूगोल पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो, गणित पढ़ा रहे हो, आप किताबें लेके आते जा रहे हो और पढ़ाते जा रहे हो। घटना का नाम होम स्कूल। भाई मेरे को स्कूल नहीं जाना पर पढ़ना घर में, जी आप बोल लीजिए स्कूल फ्रॉम होम, ओके। वो हो गया। पर एक और कंसेप्ट है, उसका नाम है नो स्कूल। नो स्कूल। नो स्कूल का मतलब है कि आप बोलेंगे देखिए मुझे विषय पढ़ाना ही नहीं है, मेरे को क्यों मानना है NCERT, मेरे को क्यों मानना है CBSE, ICSE या MP बोर्ड, मेरे को कुछ नहीं मानना, मेरे को बच्चे को एक्सपीरियंशियल तरीके से पढ़ाना है। तो जो चीज़ हम कर रहे हैं वो है नो स्कूल, नो स्कूल, है ना। अभी तक तो नो स्कूल है। जी अभी बच्ची 11 साल की है, पता चला कि थोड़े दिन बाद अगर वो बोले कि मेरे को स्कूल जाना है तो भेज देंगे, लेकिन हम उसे दोनों दुनिया बता के रख रहे हैं कि देखो स्कूल में ऐसे होता है, और जो तुम अभी करने की तुम्हारे को पॉसिबिलिटी है, एक खुला मैदान है। तुम्हें अगर आर्ट सीखना है तो आर्ट सीख लो, तुम्हें अगर गणित में रुचि है तो गणित सीख लो, फिज़िक्स अगर पढ़ना चाहोगे तो फिज़िक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ना कि फिज़िक्स एज ए 10वीं क्लास का पास करना राइट। या कुछ। तो एक बहुत ही फ्रीडम के साथ की सोच है वो, और सोच का नाम है नो स्कूल। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों को अगर उदाहरण की ज़रूरत है, जी क्योंकि डर लगता है ना सबको, तो पहला ये कि एक घटना होती है, एक छोटी सी पजल है, उसका नाम है रूबिक क्यूब। जी 3x3 का एक रूबिक क्यूब आता है, फिर 4x4 का आता है, 5x5 और 6x6 का आता है, एक ट्रायंगल प्रकार का आता है जिसे पिरामिड्स कहते हैं, जी एक थोड़ा उससे अलग आता है, उसका मास्टर मॉर्फिक्स नाम है। जी हाँ 10-12 प्रकार के हैं सारे। मेरी बेटी अथर्वा नाम है उसका, जी अथर्वा को सारे सॉल्व करते आते हैं और मुझसे तेज सॉल्व करती है। दूसरा चीज़, ड्राइंग में या आर्ट में या स्केचिंग में पिछले 2-3 साल से एक्टिव है, अच्छा काम कर रही है, सीख रही है। म्यूज़िक में पिछले 4 साल से एक्टिव है, अच्छे से सीख रही है। उसके अलावा याद करने की अगर बात करें, मेमोरी अच्छी है क्या, तो पूरे दुनिया में 195 देश हैं। प्रत्येक देश का फ्लैग, उसकी राजधानी और खुद देश का नाम, तीनों में से जो भी पता चले बाकी दोनों वो बता सकती है। मेमोरी भी शार्प है। और आधे देशों के नाम तो मुझे भी नहीं पता थे 48 साल तक, जो अब सुन सुन के पता चले कि एस्टोनिया भी एक देश है, टालिन उसकी राजधानी है, राइट। कौन जाने कौन है। तो भूगोल भी उसका ठीक ठाक है। जी और हम नदियों के बारे में कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं। तो नो स्कूल का मतलब नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। पढ़ना पर अलग तरीके से पढ़ना, खेल करके पढ़ लेना, हॉबी के कारण पढ़ना, पर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में जाके ना पढ़ते हुए एक फ्रीडम के साथ पढ़ना। ओके। तो पढ़ाई से कोई झगड़ा नहीं है, पर पढ़ाई जो है वो एक्सपीरियंस से आए, जी पढ़ाई खुद के इंटरेस्ट से आए, और उस इंटरेस्ट के कारण भी बहुत कुछ आए, ये तरीका है उसका। तो तरीका सिर्फ अलग है, आखिर में सीखना तो पड़ेगा ही, स्किल तो लाना ही पड़ेगा। ये वही बात हो गई कि मैं अपना भगवान खुद चुनूंगा, पहले मैं सबको समझूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे कौन किसको फॉलो करना है। कह सकते हैं, काइंड ऑफ। बिल्कुल। ग्रेट। आपकी वेबसाइट है, सरवाद की वेबसाइट है, उस पर श्रीधर वेम्बू का एक बहुत फेमस कोट मैंने देखा,
मुझे ये जानना है कि श्रीधर बैम्बूस जो हैं वो आपको कितना इंस्पायर करते हैं, या वो कोटेशन आपकी वेबसाइट में क्यों है? वो जहाँ तक मुझे याद है आपने ही उसको डलवाया, आपने उस फोटो को सिलेक्ट किया। मेरी वेबसाइट के जितने भी शब्द हैं वो सारे मैंने ही डलवाए। जी ठीक है, तो ये तो पक्का है क्योंकि मैं इस कार्य को जी धर्म मानता हूँ। जी जी तो ये जो धर्म है इसमें मेरा तो दखल होगा ही होगा। जी तो अब आते हैं श्रीधर बैम्बू साहब पे। जी देखिए, एक चीज़ है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ कहा है, और स्पेशली जिस फेज़ में हम लोग हैं अभी कंपनी में, शुरुआती फेज़ में, तो वहाँ पे लगता है यार भाई एक काम करो, इन्वेस्टमेंट उठाओ भाई, जी 1-2 करोड़ रुपए कहीं से लेके आओ, और फिर वो जो कैपिटल है, जो पूंजी है, उस पूंजी से एक ऑफिस लो, कुछ लैपटॉप खरीदो, कुछ लोगों को एम्प्लॉय रखो, और उस एम्प्लॉय से कुछ प्रोजेक्ट्स कराओ, और फिर उस पूंजी से कुछ पैसे कमाओ, राइट। और फिर ये पैसे वापस कर दो। तो जो पूंजीवाद है उसमें कैपिटल नाम की जो चीज़ है बहुत ही ज़रूरी है। जरूरी है। अब सोचिए, शायद चाणक्य के ही छात्र श्रीधर बैम्बू भी होंगे। वो कहते हैं कि भाई चलो पूंजी बहुत अच्छी चीज़ है, लाओ मैं तुमको एक बात और बताऊं। घटना का नाम है ह्यूमन कैपिटल। राइट। ह्यूमन कैपिटल मतलब ये है कि आप इंसानों को मान लीजिए कि वो मेरी कैपिटल है, वो मेरी पूंजी है। तो कौन है तुम्हारी पूंजी? सामने बैठा हुआ अखिल तुम्हारी पूंजी है, राइट। जो सुबह 4:30 बजे तुम्हारे लिए उठ रहा है, ट्राइपॉड की व्यवस्था कर रहा है क्योंकि 6 बजे से पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी है। अंशुल तुम्हारी पूंजी है। क्यों? क्योंकि एक नई जगह पर यानी कि जबलपुर में एक हाई रिस्क वाला काम करना है, उसका CEO बनने के लिए तैयार है। कपिल तुम्हारी पूंजी है, तुम तो आ गए पॉडकास्ट करने, वो वहाँ पे तुम्हारी सर्वार्थ ग्लोबल जो कंपनी है उसको CEO बन के संभाल रहा है। सुमित तुम्हारी पूंजी है, उसके साथ काम करने वाला राकेश तुम्हारी पूंजी है, और वहाँ के जो 20 बच्चे जो एवो नाम के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो भी तुम्हारी पूंजी है। घटना का नाम है ह्यूमन कैपिटल। तो भाई फिर मुझे जो बाज़ार से पैसा लेना है उसे महत्वपूर्ण मानूं कि जो मेरे साथ में काम करने वाले लोग हैं उसके कारण जो पूंजी बन रही ह्यूमन कैपिटल उसे महत्वपूर्ण मानूं? राइट। तो श्रीधर बैम्बू कहते हैं कि भैया उस पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है ये ह्यूमन लोग जिनके साथ आप काम कर रहे हो। क्या आप उन्हें एबल बना पाओगे? क्या आप उन्हें खुले मन से CEO के पद दे पाओगे कि आपके पास ही रखोगे जीवन भर? देखिए, मैं पिछले साल CEO था सर्वार्थ का, इस साल मैं चेयरमैन हूँ, मैंने CEO छोड़ दिया है। कपिल हमारे CEO हैं 4 महीने से। ये जो चीज़ है ये उस पूंजी से बनती हुई चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। और मैं आपको आज बोल सकता हूँ कि हमारे जो वोल्फगैंग है उनकी जो कंपनी है ट्राइसेंटिस, आज उसका वैल्यूएशन है 36,800 करोड़ रुपए। तो इस बात की भी चिंता नहीं है, हमारे पास बहुत पैसे वाला इंसान भी है, लेकिन वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम क्या बनाएं? हमें बनाना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल। राइट। तो जब मैं एक धीरज के साथ काम कर रहा हूँ, जब मैं एक हिमांशी के साथ काम कर रहा हूँ, जब मैं एक रक्षिता के साथ काम कर रहा हूँ, जब मैं एक अमर के साथ काम कर रहा हूँ, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ह्यूमन कैपिटल। और यही मुझे कहा है आज के चाणक्य श्रीधर बैम्बू सर ने, क्योंकि श्रीधर बैम्बू सर ने तो इतने सारे प्रोडक्ट बना दिए हैं, कम से कम 50 प्रोडक्ट, और दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में बिक रहे हैं, और 100 मिलियन से ज़्यादा लोग उनको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर कोई सच्चा राजा है आज की दुनिया में IT और टेक्नोलॉजी में जो भारत से है, वो है श्रीधर बैम्बू। और रहते कहाँ हैं? गाँव में, तिनकासी नाम के गाँव में रहते हैं जी। और अगर आप उनके पिछले 2 महीने में ट्वीट्स देख लीजिए तो स्वयं ई-रिक्शा जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बैटरी पे चलने वाला ऑटो, वो चलाते हैं, घर से ऑफिस आते हैं, और इतना सारा अच्छा काम कर रहे हैं कि ये पूरे जीवन में तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो श्रीधर बैम्बू जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखते हैं अपने लिए, और उन जैसे लोगों को देख के मज़ा आ जाता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है एग्जैक्टली। कि अच्छा ये तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये है भाई ह्यूमन कैपिटल। जोहो का एक कंसेप्ट है, मतलब मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप उस चीज़ के बारे में भी बताएं, जो कि पहली बार वो इंडिया में लेकर आया है, तो अगर आप थोड़ा सा उसको एलैबोरेट तो करें। देखिए, जोहो ने क्या किया, बहुत ही साधारण तरीके से चले। वो साधारण तरीका ये था कि एक किसी कंपनी है, जी उस कंपनी के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर लगता है। जी
तो सोचिए कि मान लो अपनी ही कंपनी है, तो भाई अपने को अपने 20 एम्प्लॉई उनको सैलरी देनी है, जी तो आपको कोई सॉफ्टवेयर लगेगा। वो जो 20 एम्प्लॉई एक दूसरे को ईमेल भेजते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर लगेगा। वो एम्प्लॉय जैसे आपने कल एक की नोट दिया तो उन्हें एक सॉफ्टवेयर लगता है प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो लगेगा। आपको सारा डेटा रखने के लिए एक्सेल शीट लगती है तो शीट भी लगेगी। एक कंपनी को मोटे मोटे तौर पे 50-60 अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इन सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ जोड़ दिया जाए, उसका नाम है ज़ोहो वन। तो ज़ोहो वन यानी कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म जिसमें ये सारे सॉफ्टवेयर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो श्रीधर वेम्बू सर लेके आते हैं, इन सॉफ्टवेयर्स में उन सारी कंपनियों का डेटा भी है। ओके उन लोगों की सैलरी लिखी हुई है, उनके नाम है, उनके फ़ोन नंबर है, उनके ईमेल आईडी है। इन्होंने वादा किया हुआ है लोगों से कि कभी भी ये डेटा मैं ज़ोहो कंपनी के बाहर किसी को भी नहीं दूंगा। ओके क्योंकि अगर आप सोच लीजिए कि ज़ोहो शीट यूज़ कर रहे हैं जी और मेरे पास 10 मिलियन यूज़र का डेटा है, और ज़ोहो शीट ये डिसाइड करती है कि चलिए मैं तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनर हूँ, राइट तो क्या करेगी, अपने पार्टनर को सारा डेटा शेयर कर देगी। ज़ोहो का ये वादा है सबसे कि आपका डेटा कभी भी ज़ोहो के सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा, तो आपका डेटा हमेशा ज़ोहो सिस्टम के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ ना केवल एक कंपनी को जो कुछ भी सॉफ्टवेयर लगता है वो सारा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जी और डेटा कम्प्लीटली सिक्योर है। जी जब आप माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में अपना यूज़र आईडी बना रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो कितने कंपनियों के साथ पार्टनर है राइट और कहाँ कहाँ आपका डेटा अपने आप शेयर हो रहा चला जाता है। जी। ज़ोहो में ऐसा नहीं होता। ओके ज़ोहो एक बहुत ही डिफरेंशिएटेड, एक बहुत ही अलग कंपनी है, ओके बहुत ही स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ है। एक ना एक दिन हम श्रीधर वेम्बू सर से मिलेंगे। और बाय द वे पिछले साल एनवीडिया की कॉन्फ्रेंस में जी। वो थे, और हमारे आज के सीईओ कपिल और हमारे आज के प्री सेल्स के हेड श्रीहरि, वो उनसे मिले हैं, उनके साथ फ़ोटो भी है। तो हमारा एक आदमी उनको छू के तो आ गया। ग्रेट। वैभव, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम डाउनफॉल की बात करते हैं। हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी वो ग्राफ कभी नीचे जाता है, फिर कभी ऊपर जाता है। क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है, एक अच्छा काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस आप शेयर करते हैं, तो मुझे जानना था कि कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा डाउनफॉल आया, एंड अगर आया तो फिर आपने उसको ओवरकम कैसे किया? प्रोफेशनली तो ज़्यादा नहीं आया, ठीक है, या ऐसा कहो कि प्रोफेशनल सिचुएशन की समझ थोड़ी ज़्यादा ठीक है, इसलिए अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ थोड़ा बहुत तो उसको डाउनफॉल के रूप में देखा भी नहीं, क्योंकि जो विचार है वो लॉन्ग टर्म का है। जी पर्सनली आया, ज़रूर आया। और वहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ती है कि जो डाउनफॉल है वो आपको कुछ सिखाता भी है, जी और स्पेशली ये सिखाता है कि आप कौन हो और आपकी कैपेसिटी कितनी है। मतलब ये कि आपको भी जब आपने एक फेल्यूर पैदा किया तो ये पता चला कि आपकी कैपेसिटी उतनी ही थी, उसके कारण कुर्सी टूट गई। तो फिर अगले बार आप ध्यान दो कि या तो डबल कुर्सी कर लो या तो कुर्सी पे मत बैठो। तो ये जो डाउनफॉल है या जो फेल्यूर है, ये आपको एक अवेयरनेस लेके आता है कि भाई मेरी कैपेसिटी तो इतनी ही है, मुझे इससे ज़्यादा जो है मच या इससे ज़्यादा प्रयोग नहीं करने चाहिए। तो सिस्टम कब ब्रेक हो रहा है इसकी आपको थोड़ी पहचान होती है, ओके और उससे फिर आप समझते हो। जी पर यहाँ पे मुझे एक फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि मैं जब प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ तो मेरा अकेले पर्सन पे डिपेंडेंसी नहीं है। नहीं है, right। उदाहरण के लिए अभी ये जो पॉडकास्ट हो रही है, जी ये कायदे से तीसरे प्रकार की पॉडकास्ट है। एक पॉडकास्ट कपिल ने शुरू कर दी, जी दूसरी पॉडकास्ट मार कूट के सुमित से चालू करा दी, तीसरी सुबह 4:30 बजे उठवा के तुम्हारे साथ कर रहे हैं। जी अब सोचिए अपन तीनों में से किसी की एक की पॉडकास्ट नहीं चली, कोई बात नहीं, बाकी दो तो चलेंगी। दो नहीं चली तो कोई बात नहीं, तीसरी चलेगी। चलो तीसरी भी नहीं चली तो चौथे से चालू करवा देंगे। तो देयर इज़ ऑलवेज अ फेलोवर। फेलोवर का मतलब ये कि आपके पास और कोई सिस्टम है जी जो उसे कंटिन्यू कर पाएगा। तो अगर आप ये थोड़ा विचार करना बंद कर दें कि मेरी पर्सनल फेल्योर है, अरे यार मुझे तो दौड़ते नहीं आता, तो भाई आप जो लोग दौड़ रहे हैं उनके साथ जुड़ करके मानिए कि जो दौड़ रहे हैं वो दौड़ रहे हैं, आप उसमें अपनी सक्सेस देख लीजिए। ओके तो कुछ चीज़ें जब मेरे फेल्योर आए पर्सनली, उससे मुझे अपने सिस्टम की कमी महसूस समझ में आई जी कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो अब मैं क्या करता हूँ,
अब मैं वैसा करने की कोशिश नहीं करता, हम्म, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जो लोग वैसा कर पाते हैं उन्हें और पॉजिटिवली देखता हूँ, ओके, और अपने आप को ये मानता हूँ कि अरे चलो मैं नहीं कर पा रहा तो ये तो कर रहा है, तो मैं उसके लिए खुश हूँ। और जिस प्रकार का नौकरी या जिस प्रकार का बिजनेस में मैं हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। ओके, तो उस चक्कर में लोगों की ज़रूरत तो मुझे अपने आप ही है, तो मैं उनके साथ देख के कर ले रहा हूँ ये चीज़। और एक बात तो इसमें और जोड़ दूँ, कई लोग ये नहीं समझ पाते कि अरे यार तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बस एक टीचर छाप इंसान हो और बस अपने जूनियर के बारे में बात करो। नहीं, ये अपने सीनियर के बारे में भी सोचना है। तो एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, इसे बोलते हैं लीडिंग अपवर्ड्स। लीडिंग अपवर्ड्स मतलब ये है कि भाई आपके जो सीनियर लोग हैं उनके साथ आप क्या काम कर रहे हो। और हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपका सीनियर ही कोई प्रोजेक्ट लेके आएगा, कभी एज ए जूनियर आप भी एक प्रोजेक्ट लेके आओगे। जैसे आप मेरे लिए इंटरव्यू अभी कर रहे हैं, ये मेरे लाइफ का पहला इंटरव्यू है सर, आज तक मेरा किसी ने इंटरव्यू लिया ही नहीं। तो इस बात का क्रेडिट किसको देंगे? वैभव का पहला इंटरव्यू आज तक लाइफ में किसने लिया? अंशुल ने लिया। तो अंशुल ने क्या किया? लीडिंग अपवर्ड्स। अंशुल ने एक ऐसी पॉडकास्ट तैयार की जिसके कारण वैभव का इंटरव्यू हो रहा है। जी, इसी प्रकार हम जब वोल्फगैंग प्लैट्स सर्कल ऑफ एक्सीलेंस शुरू कर रहे हैं, जो भारत में शुरू हो रहा है, जबलपुर में भी और सोलापुर में भी, ये हम लीडिंग अपवर्ड कर रहे हैं हमारे गुरु वोल्फगैंग प्लैट्स के लिए। तो हमें समझना पड़ेगा कि फेलियर को समझ लिया जाए, उससे अपने सिस्टम का अवेयरनेस बढ़ा लिया जाए और उसके अनुसार फिर आगे चला जाए और उससे खूबसूरती से छकाया जाए उसको। जैसे अपन मैदान में पकड़म पार्टी खेलते थे जी, तो अपन कैसे दूर हो जाते थे उससे। तो अपने आप को फेलियर वाली कंडीशन से अपन अपने आप बचा के चलें तो फिर हम उसको मैनेज कर सकते मैनेज हैं। कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हम ह्यूमन हैं, कुछ ना कुछ कमियां हम में हैं, मान के चलना पड़ेगा कि वो कमियां आड़े आएंगी। जी, इससे सुन के तो लगता है कि आप बहुत निडर हैं, आपको डर नहीं लगता घर के बाहर। घर के पास। सो पॉइंट ये है वैभव कि आप इतने निडर हैं, आपकी लाइफ का अगर मैं सबसे बड़ा डर पूछूं तो वो क्या है? ये तो बहुत मुश्किल है बताना। अभी अगर मैं देखूं तो मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो लोगों के साथ काम करना है, मतलब लोगों के साथ कोलैबोरेट कर पाना। जी, जैसे मैं जबलपुर हवाई अड्डे पे उतरा तो मुझे लेने आया अखिल, मैं जी। उससे पहली बार मिल रहा था, तो 15 मिनट में मैं उसका दोस्त बन जाऊं, जी, ठीक है। और दूसरे दिन अखिल के पापा मुझे बोले कि अब अखिल को तुम्हें ही संभालना है, जी, प्रोफेशनली ऑफ कोर्स। जी, या फिर एक अंकित है जो दोस्त तो तुम्हारा है लेकिन मैं भी उससे थोड़ी दोस्ती बना लूं। जी, तो मेरी जो एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद पीपल है, अगर ये छीन ली जाए और अगर मुझे आइसोलेशन में अकेले घर पर बैठकर ही काम करना पड़ जाए किसी भी कारण से, तो मेरा ये अगर इंटरेक्शन बंद हो जाए तो शायद मुझे थोड़ा स्ट्रगल होगा ये ढूंढने के लिए कि अकेले बैठ के क्या करूँगा। जी, वो मेरा सबसे बड़ा डर है कि मैं लोगों के साथ काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अगर कर पाऊँगा तो अच्छे ही करूँगा, अगर नहीं कर पाया तो थोड़ा सा फंस जाऊँगा कि जो बच्चा फुटबॉल खेलना चाहता है आप उसको घर में बिठा के चेस खिला रहे हो, तो थोड़ा सा बोर होगा, राइट, थोड़ा सा दुखी हो जाएगा, शायद डर भी जाए। वो मुख्य डर है अभी। ग्रेट। थोड़ा सा टॉपिक स्विच करते हैं बाबू। एंड ये अच्छा लगा सुनकर, मुझे अच्छा लगा कि आपका जो डर है वो भी ऐसा है जो काफ़ी इंस्पायरिंग है। थोड़ा एक्टिंग कर लेते हैं भाई, है ना, इंस्पायरिंग की एक्टिंग करना ही तो खेल है। राइट। हाँ, तो आज के टाइम पे आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है टेक्नोलॉजी में, काफ़ी टाइम से आप आईटी फील्ड में हैं। सो मुझे ये जानना है कि आईटी फील्ड का फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हैं, स्पेशली जब लोग एआई की बात करते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो आप आईटी टेक्नोलॉजी को या आईटी को कहाँ तक देखते हैं और किस तरीके से देखते हैं? देखिए आईटी का भविष्य लिखने वाले हम तो कोई है नहीं, बड़े जी। लोग, ठीक है। पर हम ये तो देख सकते हैं कि हम एक देश में रह रहे हैं, जी। हम एक शहर में रह रहे हैं, हम एक सर्टन ज्योग्राफी में रह रहे हैं, माँ नर्मदा के किनारे पे हम अभी बैठे हुए हैं। जी, तो भाई खुद के जगह के लिए तो हम विचार कर ही सकते हैं। जी, तो हम तो मान ही सकते हैं कि जबलपुर का तो
विकास होना ही होना है। जी जबलपुर में तो बिज़नेस बढ़ना ही बढ़ना है। तो हमें आईटी को अलग ना देखते हुए बिज़नेस के साथ देखना चाहिए। और जो हमारी आजकल की जीवन पद्धति है, यानी हमारी मतलब इस पूरे ह्यूमन समाज की, मनुष्य समाज की, उसमें अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा रोल है। जी आपको कुछ भी खरीदने के लिए पैसे ही लगते हैं, ठीक है। तो पैसे का एक्सचेंज या आदान प्रदान और उसके साथ वैल्यू का एक्सचेंज, जी उसी को बिज़नेस कहते हैं। कि बिज़नेस में एक वैल्यू दी जाती है और उसके लिए पैसा लिया जाता है। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा पैसा होगा। तो भाई ऐसा तो नहीं लग रहा कि दुनिया में एआई के कारण या आईटी के कारण बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। बंद तो नहीं होंगे, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ तो ख़रीदना पड़ेगा, जो भी उनके काम की चीज़ें हैं, और कोई ना कोई तो बेचने वाला होगा। तो बिजनेसेस तो रहेंगे, उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके जो रोल हैं वो बदल सकते हैं टेक्नोलॉजी के कारण। पहले हमारे पास ठेले से सामान आता था, जी अब मोटरसाइकिल से आ रहा है। मोबाइल के अंदर से सामान निकलना अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, बाद में हो जाएगा। हो जाएगा। 3D प्रिंटिंग शायद उसको प्रिंट कर दे पर शायद खा नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे क्योंकि प्लास्टिक का रहेगा। या तो फिर ऐसे प्रिंटर बन जाएंगे जो गेहूँ चावल भी उगा के हमें भेजेंगे, तो वो ही खा लिया करेंगे घर पे। लेकिन फिर वो प्रिंटर भी कोई ना कोई बना रहा होगा, राइट, और उसके भी पैसे ही लगेंगे। ऐसे ही लगेगा। लेकिन नेट ये है कि दुनिया से बिजनेस तो ख़त्म होने का है नहीं, आपको और मेरे को सैलरी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जी तो उस बिज़नेस को मदद करेगी आईटी, उस आईटी को मदद करेगा एआई। AI इतना ज़रूर माना जा सकता है कि दुनिया में बिज़नेस तो बढ़ना ही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, तो उसे ज़्यादा बिज़नेस करने की ज़रूरत है। तो हमें जिस पे पॉजिटिव रहना चाहिए वो ये कि दुनिया में बिज़नेस बढ़ेगा, और उसमें आईटी की भूमिका भी रहेगी। रहेगी। अगर आप आज खेती भी देखें तो ड्रोन से ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, जी उतना ही कीटनाशक छिड़का जा रहा है जितने की ज़रूरत है, जरूरत है। वहीं पर पानी डाल दिया जा रहा है जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर्वेलेंस जो है वो आपको रिसोर्सेज को बचाने में मदद कर रहा है, पर खेती ही है वो। तो आप देखिए कि मेरा जो अब पर्सपेक्टिव है वो है बिज़नेस, ना कि आईटी। लेकिन बिज़नेस क्या करेगा, आईटी के साथ कोलैबोरेट करेगा। अभी देखो, आपको और मेरे को बात करनी है, हम बात कर रहे हैं, और चाणक्य से लेकर के श्रीधर वेम्बू तक बात कर रहे हैं, वोल्फगैंग प्लेट्स की बात कर रहे हैं। पर अगर अपने पास कैमरा ना हो तो क्या होगा, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अगर एडिटिंग की फैसिलिटी ना हो तो क्या होगा, वो ढंग से एडिट करके नहीं आएगा। अगर यूट्यूब ना हो तो अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो फिर अल्टीमेटली रह जाएगा तुम्हारे और मेरे पास सिर्फ। जी तो फिर आईटी मुझे क्या करके दे रही है, इनेबलमेंट, ताकि मैं इसे एडिट कर सकूं, आवाज़ की रिकॉर्डिंग हो जाए, यूट्यूब पे चला जाए, दूसरे लोग भी देख लें। तो बस टेक्नोलॉजी को इनेबलमेंट माना जाए, जो हमें और काम करके दे रही है। टेक्नोलॉजी कुछ किसी को खाने नहीं आ रही, वो बिज़नेस में मदद ही करने वाली है, और दुनिया में बिज़नेस बढ़ने वाला है। बढ़ने ही वाला है। भारत डेफिनेटली अच्छे से ग्रो कर रहा है, और हमारा ये अच्छा लक या किस्मत है जी कि हम उस समय पर है जिस समय भारत बहुत ही पॉजिटिव आगे जा रहा है। काफ़ी यंग है बोल सकते हैं। और आप और मैं भले ही ना करें, बहुत सारे भारतवासी बहुत सारा काम कर रहे हैं। करेक्ट, तो वी आर इन अ फ्लो। राइट, जैसे माँ नर्मदा का एक फ्लो अभी चल रहा है, जी वैसे ही भारत का एक फ्लो चल रहा है। उस फ्लो में हम अभी पैदा हुए हैं, तो इस फ्लो का मज़ा उठाएं। बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। आपने यंगस्टर्स की बात की, आपने फ्लो की बात की। हमने सुना है वैभव, कई बार सुना है ऐसा, या इंडिया को ही अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा यूथ है इस वक्त इंडिया में। सो आप अगर एक मैसेज यंगस्टर्स को देना चाहते हैं, यूथ को देना चाहते हैं, तो वो मैसेज क्या होना चाहिए? ऑल्दो आप भी सेम एज के हैं उनसे, जस्ट आस्किंग कि आपका थोड़ा रंग लगा के। एक्सपीरियंस ज़्यादा है। जी। सिर्फ कुछ 20-30 साल ही बड़ा हूँ मैं यंग Right. लोगों से, उससे ज़्यादा तो आप किस नज़रिए से देखते हैं यंगस्टर्स को? नहीं। देखिए, ऐसा कोई मैसेज तो हम दे नहीं सकते, जी पर इतना तय है कि जो फंडामेंटल्स हैं, जो मूलभूत तत्व हैं, वो बदलने वाले नहीं हैं। जी वो तो सेम रहने वाले। जैसे आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा, जी आपको अपना जो शरीर है उसे चलाना ही पड़ेगा, जी रोज़ नहाना ही पड़ेगा, सांस ही लोगे आप, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन है और उसका इंटरेक्शन है लोगों के साथ, वो कहीं जाना नहीं है, वो रहना है। पर उसके जो तरीके वो बदल जाएंगे। पहले लैंडलाइन थे, फिर मोबाइल आए। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ उस फ़ोन की जो मेरे दांतों में फिट हो जाए, तो बस अंदर ही रहे, नाम ले दिया अंशुल, तो अंशुल को कॉल लग जाए। कान वाले आ गए। कान वाले आ गए, मेरे को दांत में लगवाना है। वैसे ही दांत भी ख़राब हो भी रहे हैं, तो फ़ोन के साथ ही जड़वा लेंगे उसको। राइट।
चाह रहा हूँ ये मैं कि जी टेक्नोलॉजी सिर्फ एक साधन है, जी लेकिन जो मूलभूत तत्व हैं वो बदलने वाले नहीं हैं। तो जो लोग हैं, जी, अति दिक्कत ये हो रही बच्चों को कि पेरेंट लोग भी उन्हें खुले मैदानों में छोड़ नहीं रहे। छोड़ नहीं रहे। तो आई थिंक लोगों को जो प्रयोग है, अगर वो कर सके और ज़्यादा एक्सपीरियंशियल और चीज़ें खुले, जहाँ पे लोग एक्सपेरिमेंट कर सकें, क्योंकि सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पे कुछ देख लेना एक्सपेरिमेंट नहीं है। जैसे मुझे तैरते अभी भी नहीं आता, 48 साल का हो चुका हूँ। अपनी बेटी को वादा करके रखा है कि अपन अगले साल तैरना सीखेंगे, अगले साल तैरना, अभी तक तो नहीं सीखा। कभी ना कभी सीखूंगा, जी पर अगर कभी भी तैरना नहीं सीखा जीवन में तो फिर तैरना नहीं आएगा। नहीं आएगा। ऐसे ही बच्चे अगर कभी भी कुछ कर ही नहीं पाए जी तो उन्हें वो करना नहीं आएगा। तो मेरा एक ही मैसेज है, अगर है तो, कि भाई प्रैक्टिकली करके देखो, और अगर हार जाओ तो ये मान लेना कि अपने खुद में भी कुछ कमी है। राइट। मान लो कोई तैर नहीं पाए, ऐसा हो सकता है, हर कोई मैराथन दौड़ नहीं सकता। जी तो ऐसे ही हम ध्यान रख के चले कि करके तो देख लो, फिर ना हो तो कोई बात नहीं, मान लेना कि अपनी थोड़ी सी कैपेबिलिटी नहीं है, पर करके देखना चाहिए। इम्प्रूव करते रहना चाहिए, आप ये बोल रहे हैं। करके देखना चाहिए, जी करके देखना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर कुछ और कर लो, पर एक अवेयरनेस आ जाती है करने से। जी। वो अवेयरनेस जो है वो खुद की होनी चाहिए, तो ज़्यादा मज़ा आता है। हरिवंश राय जी की एक कविता है, उसी लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही कहीं जय जयकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो आपने बोला है ये उससे काफ़ी रिलेट कर पा रही है। तो देखो, स्वयं हरिवंश राय बच्चन जी को भी ये पता ही था, जी इसलिए उन्होंने तो उसको कविता में लिख दिया। जी और इसी को आर्ट कहते हैं, कि जो वैभव पाटिल आधे घंटे में बताने की कोशिश कर रहा है जी उसको 6 लाइन में उन्होंने हरिवंश राय जी ने बता दिया, आज से शायद 50 साल पहले। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो चाणक्य ने कहा, जी जो वोल्फगैंग प्लैट्स कह रहे हैं, जो हरिवंश राय बच्चन कह रहे जी हैं, जो श्रीधर वेम्बू कह रहे हैं, वही तुम और मैं भी कहेंगे। जी बस हम लोग नए पैदा हुए हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से कहेंगे, पर एलिमेंट तो वही है, तत्व अपना तो same। नज़रिया जोड़ कर कहेंगे, कह सकते हैं। अपना नज़रिया जोड़ के कहेंगे, अपना एक्सपीरियंस जोड़ के कहेंगे। जी जी, कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है हमेशा, और ये मैं शायद हर उस सीनियर से पूछता ही हूँ जिनसे कभी मैं इंटरेक्ट करता हूँ, कि अगर आप अपनी करंट लाइफ से अपनी वापस उसी फेज़ में जा पाएँ जब आपने अपना कैरियर या अपना पढ़ाई या सारी चीज़ें शुरू की थी, मान लीजिए आप आज से 12 या 15 या 18 साल के वैभव हो जाएं, तो उस वैभव को जाकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि उसको बोलूँगा मैं कि चिंता मत करो, एवरीथिंग इज़ फाइन। मतलब ये है कि लाइफ में जो भी हुआ है, जिसको कभी कभी हम सफलता या असफलता कह देते हैं, कभी कभी जीत या हार कह देते हैं, कभी कभी नौकरी लगना या छूटना कह देते हैं, अगर मैं उसको थोड़ा और बोल सकता कि यार चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो शायद वो उन चीज़ों को और अच्छे से कर लेता। तो आप यू नीड टू बी फाइन विथ सक्सेस एंड फेल्यूर इफ़ यू आर एबल टू फेस देम। तो वो जो फेस है वो कैसे करोगे आप? जब आप चिंता में नहीं हो, यू आर नॉट वरीड अबाउट इट। पूरा खेल वरी का है। जी हम चिंता के कारण ज़्यादा परेशान होते हैं, रियल हार उतनी परेशान वाली नहीं होती। तो थोड़ा चिंता मत करो, और चिंता हो तो चिंतन करो। हाँ अगर कर सको तो। आप बोलेंगे ज़रूर कि ज़्यादा सोचो मत, बट जितनी ज़रूरत है उतना तो सोच ही लो। हाँ ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप उस फेज़ में थे तो आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते थे। हाँ, क्योंकि आप सोचते सीरियस ज़्यादा हो जाते हो ना ज़्यादा। जी अरे ये हो गया, अब ज़िंदगी समाप्त हो गई, तो 3 दिन का अब शोक होगा, जी। राइट? या अरे ये हो गया, जी ये आ गया, वो चला गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ गोज़ अहेड, ज़िंदगी जाती है। 48 साल में भी आप यंग ही दिखते हो, आप तो दिख ही रहे हैं। है ना? थैंक यू मेरे वो बार्बर का कि उसने अच्छा रंग लगा के दिया है इस पर। राइट। आपकी जो बातें हैं ना वो थोड़ी सी आध्यात्मिक भी लगती हैं कभी कभी। सो अध्यात्म से वैभव का क्या लगाव है या क्या जुड़ाव है, या अध्यात्म आपके अंदर कितना इनहेरिट है, ये अगर आप मुझे कुछ बता सकें कि आप अध्यात्म को क्या समझते हैं? देखो एक पक्का है जी ये, मैं पक्का हूँ, और मैं तो वोल्फगैंग प्लैट्स जो हैं हमारे गुरु, उनको भी सिखा के छोड़ूंगा। वो ये है कि मेरा पक्का भरोसा है रीइंकार्नेशन में, यानी Okay. कि पुनर्जन्म में।
क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी हम लोग हैं जी वो ज़ीरो से शुरू नहीं होते। कुछ लोगों को ज्ञान थोड़ा सा अलग रहता है, कुछ लोगों को अलग रहता है। दो जुड़वा भाई भी एक जैसे नहीं होते। अगर इतने लेवल पे भी कुछ फ़र्क रहता है तो वो फ़र्क आया कहाँ से? जी तो मेरा ऐसा कहना है कि वो फ़र्क किसी कंटिन्यूएशन से ही आता है। जी पीछे से कुछ तो है जिसके कंटिन्यूएशन में आप आगे बढ़ रहे हो। तो रीइंकार्नेशन में तो मेरा पक्का भरोसा है। फिर भले ही आप मेरे को जो भी मानना चाहो मान लो। और बाय द वे इतनी किताबें और इतना लिटरेचर है और इतने जी साइंटिफिक एविडेंस हैं जी हाँ जो ये प्रूव तो कर देते कि रीइंकार्नेशन है। हालांकि उसका वैज्ञानिक स्वरूप ये सब होता कैसे है, ये अभी तक वैज्ञानिक लोग ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। इसलिए वो रीइंकार्नेशन भी अभी ढूंढ नहीं पाए। ढूंढ रहे हैं, ढूंढ लेंगे थोड़ा दिन बाद। अब बैक टू दिस जी कि भाई हमारा एक क्वेश्चन कि आध्यात्म से आप क्या सोच रहे हो। जी भाई मुझे ये लग रहा है कि ये जो गर्व है कि मैंने सब कुछ खड़ा किया है, जी ये गर्व थोड़ा गड़बड़ है। क्योंकि आप जो पैदा हुए हो वो एक शुरुआती मूलधन लेके पैदा हुए हो। वो मूलधन है एक जानकारी का, वो मूलधन है कुछ पुराना एक्सपीरियंस। उस मूलधन पे आप नया किस्तें और चढ़ा रहे हो। तो अगर ये बात समझ में आ जाए तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि भाई फिर सब कुछ जो मैंने अचीव किया है वो एक्चुअली मैंने अचीव नहीं किया, क्योंकि मैं खुद पूरे कंट्रोल में नहीं चल रहा हूँ। मेरे को कुछ पहले से भी मिला हुआ है। ये सोच लेने पर मन में एक अजीब प्रकार की शांति आपको मिल जाती है, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा मचमच बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही शांति से चलता वाला एक फ़्लो है, कंटिन्यूएशन है, उसको आपको करना है। ये नहीं कह रहा कि मेहनत मत करो, ये नहीं कह रहा कि आपको जो करना है वो मत करो, आप सब कुछ करो। पर आप इस चिंता को छोड़ के करो कि सब कुछ दुनिया में मैं ही चला रहा हूँ, पृथ्वी को मैं ही घुमा रहा हूँ, ये जो सूर्य है ये मैंने ही बनाया है। इतना गर्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ रीइंकार्नेशन मैं आध्यात्म को इस एंगल से लेता हूँ कि सब कुछ किया हुआ मेरा नहीं है। मैं कंटिन्यूएशन को अगर चला सकूँ, मेरा ये मानना है कि मैं चाणक्य का एक बहुत ही ढोर शिष्य था, जो क्लास में सबसे पीछे बैठता था जी और जिसको 2000 से ज़्यादा साल लग गए थोड़ी अक्ल आने में। तो यही मेरे लिए आध्यात्म है, ये अवेयरनेस। मैं आपको सुन रहा था कहीं पे, शायद आप किसी से डिस्कस कर रहे थे, मुझसे तो नहीं कर रहे थे, एंड आपने बोला कि चाणक्य, जब आप चाणक्य को समझते हैं या उनको समझना चाहते हैं तो आप ये इमेजिन करते हैं कि वो आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आपके साथ बातें कर रहे हैं। तो ये कन्वर्सेशन किस तरीके का होता है? ये जी ये कला है, इसको आर्ट कहते हैं। और ये एक बहुत ही कोर चीज़ से शुरू हुई थी। क्योंकि इसमें जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि सवाल भी आप कर रहे हैं, जवाब भी आप दे रहे हैं, पर एक पर्सपेक्टिव आपने बना लिया कि इस जवाब का पर्सपेक्टिव चाणक्य का है जी। इस जवाब का पर्सपेक्टिव अगर मैं अब्दुल कलाम जी को ले लूँ, ये उनका है, या मैं किसी थर्ड पर्सन को लेता हूँ, तो अगर वो होते तो वो इस तरीके से सोचते हैं। आप ही का दिमाग आप ही को 4 या 5 अलग अलग तरीके से आंसर दे रहा है, तो अब एक्सेप्ट किसको करना है? बहुत बढ़िया। तो 2 चीज़ें हैं इसमें, समझ लो आराम से। पहला तो ये कि आजकल जो AI है, जो डीप सी टाइप के AI हैं, पता है वो क्या कर रहे हैं? जी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। जब आप एक क्वेरी पूछ रहे हो, उस क्वेरी का उत्तर डीप सीक का एक AI देता है जी। फिर उसी का एक और AI होता है, वो उस पर खुद पहले क्वेश्चन पूछता है कि ये सवाल का उत्तर सही है क्या। फिर उसमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव लेके आता है। मतलब आप कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल AI। आपने क्वेरी ऊपर से एक ही डाली है, अंदर से 5 दिमागों ने सोच के फिर उत्तर दिया है। और AI कोशिश कर रहा है ये सारे पर्सपेक्टिव लेके आने की, ताकि एक बहुत ही होलसम, एक बहुत ही बढ़िया उत्तर लाके दे सके। तो AI इस चीज़ को मिमिक करने की कोशिश कर रहा है, पर भगवान की दया से अपने पास भी दिमाग है। और AI आने के काफ़ी समय पहले जी, और इसमें थोड़ा एक पर्सनल चीज़ है, बता देता हूँ मैं, क्योंकि अभी उतना इमोशनल फील नहीं कर रहा, इसलिए बोल सकता हूँ, वरना बताना थोड़ा अजीब हो जाता है जी। मेरे पिताजी 2009 में चल बसे जी। अब कभी कभी लगता है कि अरे मेरे पिताजी ने अगर ट्राइसेंटिस की नौकरी देखी होती तो उन्हें कैसे लगता, या आज देख रहे कि अरे ये छोरा तो पॉडकास्ट कर रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये तो इतना नालायक था नहीं, नालायक छोरा था। तो फिर आप सोचते हो यार कि वो क्या सोचते होते, आप ये विचार करते हो। तो विचार मैंने किया कभी कभी,
तो फिर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया कि अरे यार पापा को सोच के तो ऐसा लगता ही है। जी। फिर मैं सोचा नहीं यार ये इमोशनल हो रहा है, इसको थोड़ा कम किया जाए। तो मैंने पापा को हटा के चाणक्य ले आए, पापा को हटा के स्वामी विवेकानंद ले आए, पापा को हटा के एक बार कृष्ण भगवान ले आए। उसे चलो अपन लिखते हैं, सोचते चल यार कृष्ण भगवान से एक मुलाकात करेंगे तो क्या बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद से एक मुलाकात क्या बात होगी, या चाणक्य से एक मुलाकात। ये तीनों मैं ब्लॉग लिख चुका हूँ आज से 2 साल पहले। जी। इस इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं किए थे, वो पहले ही लिख दिए। जी। लिंक्डइन पे उपलब्ध है। और मेरी पर्सनल समझ से वो यही है कि क्योंकि इन पर्सनालिटीज़ को मैं बहुत सोचते रहता हूँ, या मेरे मन में उनकी एक थोड़ी सी अवेयरनेस है, जी। तो उस अवेयरनेस को यूज़ करके मैं खुद ही आपस में बात करता हूँ, रोल प्ले करता हूँ, जो आज के एआई मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस रोल प्ले को मैं कागज़ पे लिख देता हूँ, ब्लॉग के रूप में डाल देता हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी फीलिंग है वो, कि चलो यार मैं तो कृष्ण भगवान से मिल आया। और उसमें आर्ट भी है, क्योंकि जी। लिखने की थोड़ी आदत है मेरी, जी। तो उसमें आर्ट की भावना भी है। पर हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं श्रीधर वेम्बू सर से बात कर सकता हूँ इसी प्रकार। क्यों? क्योंकि मैं कम से कम 10-12 साल से उन्हें जानता हूँ, तो मैं जिन लोगों को थोड़ा बहुत जानता हूँ उनका रोल प्ले मैं कर सकता हूँ। मैं उतना बड़ा कलाकार नहीं हूँ कि आप बोलो देखो वो अंकल जी खड़े हैं उनका रोल प्ले करके दिखा दो। जी। मुझे क्या पता वो अंकल जी क्या कर रहे हैं। उनके विचारों को आप इतना नहीं समझ पाते हैं, जिनको आपने पढ़ा है हाँ, उनसे आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो उन्हीं से, ये तो वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली मूवी, नॉट एमबीबीएस, सेकंड पार्ट, Second लगे रहो part, मुन्ना लगे भाई, रहो। जहाँ पे वो इतना आज अगर पढ़ बापू लेते होते हैं। जी। तो क्या कहते, दूसरा गाल आगे कर दे बेटा। तो वो क्या कर रहा है, जी। अपने मन में बापू का रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो कर पा रहे हैं क्योंकि आपने या उन्होंने इतना पढ़ा है उस चीज़ के बारे तो में। मैं भी आपको बता दूं, बापू के नाम याद आई है तो हमारे सामने 3 बंदर बैठे हुए हैं, है ना, हमारे कैमरामैन लोग। तो एकदम बिल्कुल सही फीलिंग आती है कि ना वो कुछ बोल सकते हैं ना कुछ सुन सकते हैं, और शायद अब देख भी नहीं पाएंगे कुछ देर बाद। ग्रेट। वैभव, एक क्वेश्चन है कि हम जबलपुर के लिए कुछ करना चाहते हैं। जब आपसे मेरा डिस्कशन हो रहा था इस चीज़ों को लेके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने मुझसे जब पूछा था कि हमें क्या करना है, या आप कहाँ से हैं, आप अपने लोकल लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। हमेशा मैंने देखा है कि आप, या जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन भी किया था तो पहले दिन से ही था कि रिवर्स माइग्रेशन हमें करना है। पुणे में नहीं रहना है, वहाँ जाना है जहाँ से आपकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, जहाँ आपने जन्म लिया, आप अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं। सो ये थॉट क्यों है, और जो चीज़ हम जबलपुर के लिए लेकर आए हैं, आप जबलपुर के लिए लेकर आए हैं, वो क्या है? पहले तो ये थॉट क्यों है, उसके बाद आप जबलपुर के लिए क्या लेकर आए हैं, वो मुझे थोड़ा सा आप बताइए। तो पहले उल्टे में चलते हैं। मैं जी। जबलपुर के लेके आया हूँ, मैं खुद, जी। ठीक है, मैं आ गया तो मैं आपके लिए गिफ्ट हूँ जबलपुर वालों। गिफ्ट यूँ हूँ कि मैं तो कुछ नहीं करूँगा, जी। पर मैं एक सीईओ बना के ले आया, वो है अंशुल। अच्छा, वो सीईओ का इकोसिस्टम है। जी। कल जब हमारा वोल्फगैंग प्लैट्स सर्कल ऑफ एक्सीलेंस जी। या जबलपुर सर्वार्थ का जब उद्घाटन हुआ है, जी। तो बहुत सारा एक इकोसिस्टम है। जी। तो वो जो पौधा है छोटा सा, वो पौधे को जब पता चला कि अरे मैं इस पेड़ का एक पार्ट हूँ और वो उस पेड़ के साथ ही खड़ा है, तो उसको पेड़ भी नज़र आ गया। राइट। लेकिन जब वो पौधा एक सिंगल बीज अगर कहीं बहुत दूर चला गया तो उसको लगा कि यार मैं अकेला हूँ। तो एक सेफ फीलिंग, एक होमली फीलिंग कहाँ मिलेगी? तो आपको आपके इकोसिस्टम के आसपास मिलेगी। तो उसी लिए विचार है कि भाई बहुत ही आसान है कि वोल्फगैंग प्लैट्स को वियना में ही अच्छा लगेगा, वैभव जहाँ के हैं उनको वहाँ अच्छा लगेगा, कपिल शर्मा जहाँ के हैं उन्हें वहाँ अच्छा लगेगा। पर अच्छा ये लगेगा अगर वो वहाँ पर काम कर सके, जी। क्योंकि किसी को भी काम न करना अच्छा नहीं लगता। जी। जो अच्छे लोग होते हैं, जो सच में कुछ काम करना चाहते हैं, उन्हें काम करके अच्छा लगता है। जी। तो अगर आप बोलो कि चल यार अंशुल, तू कहाँ डिंडोरी में पैदा हुआ, चल वहाँ पे 5 दिन आराम कर ले, तो अंशुल के हाथ पैर दुखने लगेंगे आराम करके, जी। क्योंकि उसका काम करने की आदत है प्रतिदिन 12 घंटा कम से कम। अगर मैं बोलूँ अंशुल चल डिंडोरी में जाके काम करते हैं, वही काम जो तू पुणे से कर सकता था या बेंगलोर से कर सकता था, वही प्रोफेशन अगर तू डिंडोरी से कर सके, तब अंशुल हाँ बोलेगा। जी। तो हमें ये ध्यान देना है कि रिवर्स माइग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि उन्हें लिफाफे में बंद करके उसी पोस्ट ऑफिस में भेज दो जहाँ से वो आए थे, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि रिटर्न डाक, वो नहीं है।
रिवर्स माइग्रेशन का मतलब है कि अब ये लोग वही कार्य कर सकेंगे जो कार्य ये लोग पुणे में कर रहे थे, और ज़्यादा गर्व के साथ कर सकेंगे और ज़्यादा बड़े पैमाने पे कर सकेंगे, तो ये लोग वापस जाएंगे। क्योंकि इन्हें जाना है वापस एक प्रतिष्ठा के साथ, एक सर्टन इज्जत के साथ। इन्हें ऐसे नहीं जाना है कि भाई यार मेरे को वापस भेज दे, यार मेरे को वापस जाना है, तू तो मेरी नौकरी छुड़ा दे, तू मेरे को बस वापस भेज दे। जिसको जाना है वो तो अपने आप चला जाएगा। हम जिनको भेजना चाहते हैं उन्हें हम ससम्मान जी उनका आदर, उनकी इज्जत बढ़ा करके, जी उनका रुतबा बढ़ा करके भेजना चाहते हैं। और ये हम सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीपल लोगों के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि वापस आदमी जाना चाहेगा तब अगर उसे वो काम जो कर रहा था वो या उससे बेटर काम जी उसे मिले तो वो वापस जाना चाहेगा। वो सिर्फ इमोशनल कारण से वापस नहीं जाना चाहेगा। इन दोनों को जोड़ना, जी इमोशन और वोकेशन, राइट इन दोनों को जोड़ना, इसमें कला है सर। वो कला हम लेके आए हैं जबलपुर के लिए, जी क्योंकि हम आपको ले आए, वोल्फगैंग प्लैट सर्कल ऑफ एक्सीलेंस लेके आए, जी जहाँ पर अब बहुत सारे बच्चों को हम BCA जो 12वीं के हैं, जिन्होंने आर्ट किया है या कॉमर्स किया है, साइंस किया, कोई भी है, उनसे हम 3 साल का BCA करवाएंगे। जी किसी भी स्ट्रीम में अगर बैचलर किया हुआ है, चाहे इंजीनियरिंग हो, BCom हो, BA हो, BSc हो, MBA इन IT या MBA जो नॉर्मल जनरल मैनेजमेंट होता है वो, ये दोनों कर पाएंगे। पर हम बनाएंगे क्या? अरे भाई वही बनाएंगे जो हमने पुणे में अंशुल को बनाया। हम उन सब लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, उनको ज़्यादा ओनरशिप वाली फीलिंग लेके आएंगे, उनको ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल बनाएंगे, जिससे वो दुनिया में न केवल AI, न केवल IT, पर दुनिया में बिजनेस को संभाल सकें। राइट क्योंकि दुनिया में बिजनेस हमेशा रहेगा, IT की मात्रा कम या ज़्यादा, AI की मात्रा कम या ज़्यादा होती रहेगी। तो हमारा पूरी सोच है इनेबलमेंट की, क्योंकि एक टीचर जी आखिर क्या कर सकता है? इनेबल कर सकता है जी और राजा खड़े कर सकता है। तो मेरी दुनिया में, मेरे दिमाग में राज्य बन रहे हैं हमारे। जी हमारा एक जबलपुर का राज्य स्थापित हो रहा है, हमारा एक सोलापुर का राज्य स्थापित हो रहा है, और मैं अपने आप को ये देखता हूँ कि बाद में हर राज्य में 1-1, 2-2 दिन के लिए घूमने के लिए आना, और उस राज्य के जो राजा है उनसे थोड़ी बातचीत कर लेना, जी और फिर अगले राज्य में चले जाना, वहाँ के राजा से बात करना। यही मैं अपना भविष्य देखता हूँ, Right. इन राज्यों में घूमते रहना और बच्चों को परेशान करते रहना कुछ नया करने के लिए। ग्रेट। ऐसे ही राजा आप बनाते चलिए। एंड जब भी हम बात करते हैं कि हम समाज के लिए क्या करना चाहते हैं, तो मैंने आप हमेशा ये देखा है कि आप जब भी कुछ करते हैं उसके पीछे बिज़नेस कम होता है। बिज़नेस का एंगल जो है कि हमें मॉनेटरी टर्म्स पे कितना फ़ायदा होगा वो आप हमेशा लास्ट में देखते हैं। हमें ह्यूमन लेवल पे कितना फ़ायदा होगा वो हम देखते हैं। हम चीज़ों को बदल कैसे सकते हैं, विचारों को कैसे बदल सकते हैं, काम करने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं, वो मैंने हमेशा देखा है। हम IT कंपनी को या कंपनी को कंपनी की तरह ना चला के परिवार की तरह कैसे चला सकते हैं, ये मैंने आपसे सीखा है या देखा है। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था, और मैंने ये शायद आपको पहले भी कहा है कि जब मैंने सरवार ज्वाइन किया तो मेरा विचार या मेरे थॉट्स कंपनीज़ को लेके बहुत अलग थे। कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कंपनी परिवार की तरह भी चल सकती है। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब देख के, इस चीज़ का एक पार्ट होकर। और आज हम सिर्फ कंपनी लेवल तक नहीं सीमित हैं, या हम सिर्फ परिवार के लेवल तक सीमित नहीं हैं। हम इस देश को जो वसुधैव कुटुंबकम वाला जो एंगल होता है उस लेवल पे देख रहे हैं। ये पूरी धरती ही हमारी है। आज आप चाह रहे हैं कि सोलापुर डेवलप हो, आज आप चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र से निकल कर हम MP में आएँ। आगे की सोच आपकी ये होगी कि हम शायद इंडिया के पूरे स्टेट्स में जाएं, वहाँ पर लोगों को रोज़गार दें। एक मूवी मैंने देखी थी, मैं नाम उसका शायद स्किप कर रहा हूँ, उसमें एक काफ़ी अच्छा कंसेप्ट था। एक साउथ इंडियन मूवी है, उसमें कहा गया था कि हर 10 साल में, हर डिकेड में एक टॉर्च बेरर आता है। और वो जो टॉर्च बेरर होता है वो समाज के प्रतिष्ठित या जो ऑलरेडी चीज़ें फ़िक्स हो चुकी हैं उनको चैलेंज करता है कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, और उसको चैलेंज करने के बाद उसको बदल देता है। और फिर एक नई मान्यता बन जाती है कि ये चीज़ जो पहले से इस्टेब्लिश थी, आपने कुछ नया इस्टेब्लिश कर दिया जो उस समय के हिसाब से बहुत सही है।
तो हमेशा हमने ये देखा है, आपसे सीखा है, कपिल से सीखा है कि हमें खुद के लिए भी बाद में सोचना है, हमें मनी टर्म्स में बाद में सोचना है। आप अगर समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं तो इवेंचुअली मनी आपको फॉलो करती है। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं आपसे चाहूँगा कि आप सर्वार्थ के भविष्य को, और सर्वार्थ के भविष्य से मेरा मतलब है कि आप देश के भविष्य को कहाँ ले जाना चाहते हैं, आप इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं। आज तो हम जबलपुर के बारे में सोच रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म में हमारा है कि हम इंडिया के लिए क्या करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ इस चीज़ पर आप कंक्लूड करें। देखिए, बहुत छोटी चीज़ है, जी 2 एग्जांपल देता हूँ। एक है कि जो दुनिया की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका नाम है SAP। जी लगभग हर बड़ी कंपनी जो सच में बड़ी होती है, जैसे भारत में रिलायंस या टाटा, जी। इस प्रकार की, ये सब लोग SAP सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। जी जो दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनी है, 500 की 500 लोग SAP का यूज़ करते हैं। पर SAP कहाँ पर जन्म में आई, SAP का जन्म कहाँ हुआ, तो जर्मनी के एक गांव में जी जिसका नाम है वॉल्डॉफ। वर्ल्ड ऑफ तो एक गांव में SAP कंपनी पैदा हुई है और आज भी उसका हेड ऑफिस उस गांव में ही है, जी वॉल्डॉफ में ही है। दूसरा उदाहरण, हमारे जो बड़े बड़े कलाकार लोग हैं, वो लोग अच्छी अच्छी घड़ियां पहनते हैं और बड़े बड़े नाम हैं उनके, और वो घड़ियां अधिकतर स्विट्ज़रलैंड में बनती हैं क्योंकि जी। स्विट्ज़रलैंड इन घड़ियों के लिए बहुत फेमस है। जी पर अधिकांश वो घड़ियां गाँव में बनती हैं। अधिकांश वो जो फैक्ट्रीज़, और हालांकि उन्हें फैक्ट्री बोलना भी ठीक नहीं, मैं तो उन्हें ऐसे कहूँगा कि वो सारे लोग कलाकार हैं जो जी। उस प्रकार की घड़ियां बनाते हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, वो अच्छे खासे टेक्नीशियंस हैं। अधिकतर वो सब काम गाँव में होता है। तो ये जो सोच है कि गाँव से कुछ सीरियस टाइप के इनोवेशन हो सकते हैं और वो इनोवेशन SAP जैसा ग्लोबल कंपनी बन सकते हैं, दुनिया के बहुत प्रसिद्ध घड़ियां बन सकती हैं जो दुनिया के लोग ख़रीदना चाहते हैं, वो वाली सोच हमारी होनी चाहिए कि हर कोई अगर जहाँ पर भी वो पैदा हुआ है, और भारत में अभी भी मेजॉरिटी गांव में है, अगर गांव में इस प्रकार का इनोवेशन भारत में भी हो जो पूरे भारत के काम आए, जी और कभी कभी एक आध SAP जैसे एग्जाम्पल के केस में भारत से बाहर भी काम आ जाए, पर भारत के काम तो आ ही जाए कम से कम, जी वैसा चीज़ हो तो मज़ा आएगा। उसमें कंट्रीब्यूशन हम करें और वो ले दे के ह्यूमन कैपिटल से ही होना है। राइट अगर तो गांव तो खुद पैदा करेगा नहीं, जी कोई ह्यूमन ही होगा। जी उस ह्यूमन को ही हम इतना निडर, इतना सक्षम, जी इतना स्ट्रांग बना दे कि वो गांव में रह के इनोवेट करे, और फिर लोगों को पता चले कि इस गांव से ये प्रोडक्ट बना है। जी जैसे तिनकासी से जोहो आया है, जो हुआ है। वैसे और बहुत सारे आए, और उसी से भारत जो है वो एक, जिसे हम कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा पाएगा, क्योंकि सिर्फ शहर भारत को डेवलप नहीं बनाएंगे। जी जब हमारी पूरी जो गांव की जो स्केल है जी वो जब अपलिफ्ट होगी जी इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस, नॉट ओनली टेक्नोलॉजी, तो वो अपलिफ्टमेंट भारत के GDP में, भारत के इकोनॉमी में, भारत के विकसित हो जाने में आएगा। ये हमारी सोच है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच वैभव, आपने आपका बहुत वैल्यूबल टाइम दिया। बहुत कुछ सीखने को था इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपकी जो जर्नी थी वो हम समझ पाए। आपसे साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, बट आपकी जर्नी, आपका बचपन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम कभी अवेयर नहीं थे। एंड आई होप कि ये चीज़ें जो भी सुनेगा वो उसको काफ़ी इंस्पायर करेंगी, काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। थैंक यू सो मच हमारे पहले गेस्ट बनने के लिए। थैंक यू सो मच एक गुरु की तरह और हमारा एक परिवार की तरह ध्यान रखने के लिए। तो जैसे मैंने कहा ही है कि पहले स्टेटमेंट में पहले मैंने कहा था कि अगर मेरे सामने भी ऑप्शन आते कि गुरु हैं, गोविंद हैं, मैं किसके पैर पढ़ूं, तो मैं यही कहूँगा कि मैं तो गुरु के ही पैर पढ़ूंगा। सो ये मुझे पहले कर लेना चाहिए था, बट इसको ख़त्म करने से पहले मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। Thank you. वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। सो अंशुल, मज़ा आ गया। आशीर्वाद तो गुरु का हमेशा रहता ही है, जी चिंता की बात नहीं है। पर बहुत अच्छा लगा बात करके, और हम विचार कर रहे थे कि माँ नर्मदा के किनारे पे आके बैठेंगे, और देखिए वो विचार कितना सही था, हम तो आके बैठ गए जी और सोचा कि कैमरा चल जाएगा तो चल भी गया, आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी वो भी हो गई, जी आपने क्वेश्चन बनाने थे बन भी गए, जी
और आखिर ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो गई, हो गया जिसका नाम है संस्कारधानी टॉक्स। टॉक्स। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने ये पॉडकास्ट शुरू कर दी। जी। बस ऐसे ही आगे बढ़ाइए। शुक्रिया। थैंक यू नमस्ते।